बहुत बढ़िया। देखो एक सिंपल सी बात है, आप लोगों को बताओ, जो आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जितना वोल्टेज तैयार करके देता है, कभी भी आप लोगों को रिजल्ट में आउटसाइड सर्किट में उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता। कारण क्या समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि इस सेटअप के अंदर ना कुछ रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन की वजह से एक एंड प्लस का हो गया, एक एंड क्या हो गया माइनस का। आपके एक्सटर्नल सर्किट में आपने यहाँ पर बल्ब लगा रखा है, समझने की कोशिश करना, 2 मिनट में समझ में आ जाएगी चीज एक्चुअली में क्या है। इस बल्ब के अंदर करंट आपको पता है इस टर्मिनल से उस टर्मिनल पे जाएगा और ये ग्लो करेगा। ऐसे कुछ होता है कि अंदर कोई रिएक्शन होती है जिसकी वजह से किसी एक साइड पर इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, किसी एक साइड पर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, मतलब प्लस माइनस होता है, और ऐसे कुछ चार्जेस होते हैं। मान लेते हैं कि इस सेल ने, जो ये सेल हमने लगाया था, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा आप लोगों ने ईएमएफ के बारे में, तो इस सेल हमने लगाया था, मान लीजिए कि ये 10 वोल्ट की वोल्टेज बनाता है। लेकिन आप ये बात जानते हैं, आपको थोड़ा सा याद आ रहा है इस बारे में कि एक्सटर्नल सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, चार्ज का चलना जरूरी है ना करंट बनने के लिए, तो एक्सटर्नल सर्किट में कौन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इंटरनल सर्किट में यही काम कौन पूरा करता है, बोलो आयंस। जैसे अंदर सल्फेट आयंस चल रहे, कुछ भी चल रहे, तो आपको नहीं लगता कि कुछ एनर्जी तो अंदर ही खर्च हो जाती होगी? क्या आपको नहीं लगता कि सेल के अंदर जब आयंस चलते होंगे तो उनको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता होगा दूसरे, मतलब जो मीडियम वहां पर मौजूद है उसकी वजह से? आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सटर्नल सर्किट को कौन पूरा करता है, इलेक्ट्रॉन्स, इंटरनल सर्किट को कौन पूरा करते हैं, जो आयंस होते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, और तब जाके पूरे साइकिल में करंट बनता है। आपके पास कोई भी बैटरी है ना, वो बैटरी आपको कुछ करंट बना के दे रही है, लेकिन वो बैटरी के अंदर जो करंट बन रहा है उसमें चार्जेस बाहर तो चल ही रहे हैं, बैटरी के अंदर भी चल रहे हैं। तो जो अंदर जब बैटरी के जब चार्जेस चलते हैं तो उनको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, जिसको मैं बोलता हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्या बोलता हूँ कि आप मान के चले कि इस सेल के अंदर भी क्या है, बोलो, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसको मैं सिंपलीफाइड तरीके से ना कुछ ऐसा दिखा देता हूँ कि मान लीजिए कि अंदर जैसे एक रेजिस्टेंस है, ये कौन सा रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर, ये बाहर का रेजिस्टेंस होता है, बोलो क्या होता है, कैपिटल आर। समझने की कोशिश करना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये समझ में आ गया ना, तो आप लोगों को इस टॉपिक का सारा मुद्दा समझ में आने वाला है। तो मैंने ये बोला कि एक सेल जब कभी भी करंट बना के देता है आप लोगों को, तो वो उस सेल के आउटसाइड तो इलेक्ट्रॉन सर्किट को पूरा करते हैं और अंदर कौन पूरा करते हैं, बोलो आयंस। जब अंदर आयंस चलते हैं तो उनको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, जिसको मैं सेल का क्या बोलता हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो भले ही 10 वोल्ट की वोल्टेज तो बना रहा है, बट मुझे एक्सटर्नल सर्किट में जो वोल्टेज मिलेगी कभी भी 10 नहीं मिल पाएगी, एनर्जी 10 नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि कुछ वोल्टेज का ड्रॉप, यानी कुछ एनर्जी का ड्रॉप तो अंदर ही इलेक्ट्रॉन को चलाने में लग गया। अरे भाई अंदर भी तो चल रहे, तो उसके लिए तो एनर्जी चाहिए ना, तो कुछ हो सकता है 0.5 वोल्ट या 1 वोल्ट अंदर ही खर्च हो जाए। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? अच्छा, हमने वोल्टेज ड्रॉप पढ़ा हुआ है कि वोल्टेज ड्रॉप V का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, आईआर। तो मुझे बताना कि अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, बिकॉज सर्किट में जो करंट चलेगा वो तो पूरे में चलेगा ना, साइकिल में। अरे पूरे में चलेगा ना करंट, तो ऐसे करके घूम के आएगा, पूरे में ऐसे चलेगा। बोल के क्या बाहर के सर्किट में करंट प्लस से माइनस, तो अंदर सर्किट में बैटरी के अंदर माइनस से प्लस होता है, ऐसे तो चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अंदर कितना ड्रॉप होगा, I इंटू आर, I इंटू स्मॉल आर। हाँ, ये स्मॉल आर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, इसलिए ड्रॉप भी बहुत कम होता है। जैसे मान लो 1 एम्पीयर का करंट है और हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस बस मात्र 0.2 ओम का है, तो मेरा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बस 0.2 वोल्ट का होगा, अंदर 0.2 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। तो मैं ये कहूंगा क्योंकि कुछ वोल्टेज तो अंदर ही ड्रॉप हो जाती है, इसलिए जो मुझे आउटसाइड जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, मतलब इसके अक्रॉस जो मुझे पोटेंशियल का डिफरेंस मिलता है V, वो कितना मिलता है बच्चों? जो मुझे V मिलता है वो कितना मिलता है, जितना E है उसमें से IR तो अंदर ही ड्रॉप हो गया। ये डिफरेंस तुम्हें समझना पड़ेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द EMF एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? EMF इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन अ सेल फॉर्म, बट जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एनर्जी जो वो हमें टर्मिनल्स के अक्रॉस प्रोवाइड करवाता है। होती EMF पूरी E है, बट हमें टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना प्रोवाइड कराता है, V प्रोवाइड कराता है। V मतलब क्या बोलो, E में से IR क्या है बोलो, दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल ही वोल्टेज ड्रॉप होगी, इतने वोल्टेज ड्रॉप होगी अंदर ही उस इंटरनल रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में। ये बात आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए इस टॉपिक की, इसके बाद मैं आगे वाली बात करूंगा। सोचो आदर्श नहीं आया क्यों? बच्चों को वीडियो वाला ऑप्शन ना हो सारे। लड़कियां मैंने चैनल देखे भाई, संडे को कितनी सुबह रेगुलर क्लास मेरा इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया थॉट जो है। मैं सोचा लड़कियां नहीं आ पाती हैं, लेकिन इस बैच की लड़कियां ज़्यादा अच्छी हैं मामले में। कितने भी सुबह क्लास रेगुलर लड़कियां सारी अटेंडेंस।
अब आशीष बोलने वाला था नंबर तो आते नहीं लेकिन ये दबा गए बात को अंदर ही कि आज ज्यादा हो रही लड़कियां। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, चलो अच्छा मुझे तो क्लास मुझे जल्दी से बताओ, आप लोगों को वी और ई का डिफरेंस समझ में आया? पक्का बताओ, सबको क्लियर हुआ वी और ई का? पक्का है? मैं मान के चलूं एक तो इस इक्वेशन को याद करो, एक तो इस जो भी बच्चे आए बस छोटी सी बात सुन लीजिए। ई होता है एक सेल जो मैक्सिमम पोटेंशियल बना के दे सकता था, ई 10 वोल्ट बना दिया। लेकिन रिया आपको पता है कि जब भी कोई सर्किट ये सेल करंट बनाता है तो बाहर के सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं बट अंदर के सर्किट में कौन चलते हैं? आयंस। तो सेल के अंदर भी खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ी ये चीज ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल के अंदर जो उसके आयंस को फेस करना पड़ता है, और कुछ एनर्जी इसलिए अंदर ही खर्च हो जाती है, कुछ एनर्जी इसलिए तो अंदर कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है I into R। तो हम बोलते हैं ई तो वो बनाता है लेकिन ई में से कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है? I into स्मॉल r, I into, समझे नहीं? तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा बाहर ये होता है टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल्स के अक्रॉस मुझे कितना मिला, तो टर्मिनल्स के अक्रॉस मुझे जो V मिलेगा वो हमेशा कितना होगा? E में से IR कम कर दो, E में से, क्योंकि E उसने बनाया था उसमें से IR अंदर ड्रॉप हो गया। मेरे को लगता है इतना सिंपलीफाइड है कि हो जाएगा आराम से, पक्की बात है। अब जब भी मैं कोई सर्किट बनाऊंगा मैं उसको थोड़ा सा ऐसे बनाने की कोशिश करूंगा कि मेरे पास ये एक सेल है, ये जो सेल मैं बनाता हूं ये क्या होता है? यही तो सेल होता है, और इस सेल का मैं यहां पर ना ऐसे लिख दिया करूंगा, इस सेल का या तो देखो ऐसे लिखते हैं बुक्स कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस सेल का खुद का बोलो क्या इंटरनल रेजिस्टेंस R, या ऐसे ना लिख के अगर इसके सिर्फ छोटा सा बगल में भी बना दोगे ना, इसके छोटा सा बगल में बना दोगे ना, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इसकी ईएमएफ बोलो क्या है? E, और बाहर के अक्रॉस ये एक लोड है। बहुत जरूरी एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं आप लोगों से, ये सेल है जिसका ईएमएफ बोलो कितना है? E, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है आयंस को, जो इसके खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसके लिए हमें कुछ नहीं मिलता है, ये तो अंदर ही खर्च कर देता है। एक बैटरी करंट बना रही है, उसमें से कुछ एनर्जी तो वो अपने अपने अंदर ही साइकिल को चलाने में खर्च करती है। इसीलिए तो मैंने बोला कि जो मुझे आउटपुट मिलेगा उस बैटरी के क्रॉस बाहर जो दो टर्मिनल निकले मुझे मिलेगा, कितना मिलेगा? E में से IR अंदर ही ड्रॉप होने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब सुनो मेरी बात, इस सेल का ईएमएफ सेल का ईएमएफ कितना है? E, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बोलो कितना है? R, और बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलो कितना है? कैपिटल R। अब आप मुझे बताओ, इसने करंट बनाया I, इसने करंट कितना बनाया बोलो? I। चलिए सब बच्चे पहला एक्सप्रेशन ये वाला याद करेंगे, दूसरा एक्सप्रेशन सब बच्चे मुझे बताओ I को मैं क्या लिख सकता हूं? सर्किट में कितना करंट बनेगा? खुशी, इस सेल की नेट ईएमएफ कितनी है बोलो? E, और नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा ये, तो बोलो कितना आएगा? R प्लस R। एक एक्सप्रेशन सब बच्चे ये याद रखेंगे, इसके लिए जैसा क्वेश्चन में मिलेगा हम वैसे उसके ऊपर डील करेंगे। तो एक एक्सप्रेशन आप सब बच्चे ये वाला याद करो, एक एक्सप्रेशन आप सब बच्चे वो वाला याद करो। हो गया यार? तीसरा एक्सप्रेशन इन दोनों को मिलाने से बनाना हो, दोनों को मिलाऊंगा कैसे? मैंने इसको यहां पर रखना है, V बराबर में देखो कितना आएगा? E माइनस में I की जगह पे क्या रख दिया? इनटू में R। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर तुमने इनको अच्छे से समझ लिया फिर टॉपिक हमारे को पता है बहुत जल्दी हो जाता है। तो अब कितना आएगा बोलो? E कॉमन आएगा, अंदर बोलो क्या बचेगा? 1 माइनस में अगर मैं एलसीएम ले लूं तो कितना आएगा? क्या कोई दिक्कत है? बताओ V बराबर कितना आ गया? R से R कट गया, ऐसा है? ऐसा है? मतलब इसको यूज कर सकता हूं मैं वहां पर, और मैं इससे ना बस तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा हूं, बस एक चीज जो तुम्हें दिखाता हूं मैं यहाँ पर। ये एक्सप्रेशन वैसे हालांकि ठीक है, इतने में हम छोड़ सकते हैं इसको, लेकिन मैं ना तुम्हें इसको थोड़ा सा चेंज भी करता हूँ। आप लोग देखो जरा, ये तो ठीक है मैंने बना दिया, अगर मैं इस कैपिटल R को बच्चों नीचे लिया हूं, मतलब इसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, E अपॉन में 1 प्लस में R बाय R। ये क्यों लिखा मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे लिख दिया? अरे यार जो वो ऊपर कैपिटल R है, लिया लिखो मत, वो जो ऊपर कैपिटल R है वो मैं मान सकता हूं इस R प्लस R के नीचे भी लिखा जा सकता है। अरे क्योंकि जो अगर R प्लस R के नीचे होगा तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, या आप यूं समझ लो कि ऊपर नीचे मैंने कैपिटल R से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे मैंने कैपिटल R से, तो ऊपर वाला कट गया, नीचे वाला क्या हो जाएगा? कैपिटल R बाय R बन हो जाएगा, प्लस में R बाय R हो जाएगा। ये एक्चुअली में दो जगह मैं R ना रख के एक ही जगह लाना चाहता हूं ताकि मैं देखना चाहता हूं कि V R के साथ कैसे बदलता है। V R के साथ अब जल्दी से सुनो भाई, पहली चीज ये सेल के अंदर जो V कितना होगा? E में से IR ड्रॉप हो जाएगा, E में से IR ड्रॉप हो जाएगा, ये हो गया पहली चीज। दूसरी चीज सर्किट नेट करंट कितना फॉर्म करेगा? E अपॉन में R प्लस R, ये तो दूसरी चीज। तीसरी चीज इन दोनों को मिक्स करके मैंने एक रिजल्ट बनाया, ये रहा रिजल्ट भाई। क्या फायदा होगा थोड़ी देर में बताता हूँ। कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सर एक बात बताओ, जितना भी ड्रॉप होना था हो गया, यहाँ पर बाहर करंट गया, इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है? कोई बच्चा मुझे बोलेगा इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है? वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लोग ये भी बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बोलो? I into R। और चिंता क्यों कर रहे हो? इसी I की वैल्यू ये नहीं,
कौन सा रिजल्ट आ जाएगा? सेम ही तो आएगा। तो उस रेजिस्टर के अक्रॉस को पूछे कितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ। वोल्टेज क्या होती है? वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? आई इंटू आर। आई इज नथिंग बट इज ई अपॉन आर प्लस आर। तो मैं चाहे ऐसे निकालूं चाहे मैं वैसे निकालूं, बात बोलो क्या है? सेम है। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? मैंने क्या बोला? तीन बातें याद रखो। पहली चीज क्या? V इक्वल टू ई माइनस आई आर। सेकंड चीज क्या? इस सर्किट में नेट करंट बनेगा जितनी नेट वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सेकंड चीज में आ गई। थर्ड चीज, या तो सीधा बोल दो कि बाहर के वोल्टेज के क्रॉस है आई इंटू आर, आई की वैल्यू ये है, या देखो रिजल्ट सेम ही आ रहा है, या आप लोग इसी आई को यहां पर पुट कर दो, सॉल्व करो, बाहर कॉमन निकालो, यही आ जाएगा। ये कुछ नहीं है, आई आर ही आ रहा है। देखो ये आई है हमारा, आई इंटू आर, बट ये मैंने जानबूझ के लिखा है। अब यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई हैं आप लोगों को। अब आप लोगों को एग्जामिनर दो तरह के ग्राफ देने वाला है, बहुत जरूरी ग्राफ। एक ग्राफ तो है बच्चों V और I के बीच में, यहां पर V लिया, यहां पर I लिया, यहां V लिया, यहां पर I लिया। क्या तुम सब बच्चों को y इक्वल टू mx प्लस c पे कमांड है? बहुत बार सिखा चुका हूं मैं सभी बच्चों को y इक्वल टू mx प्लस c। रितिका क्लियर है? शायद मैंने फिजिक्स में इतना नहीं कराया, शायद y इक्वल टू mx प्लस c करवाया भी शायद। डुअल नेचर में मैंने y इक्वल टू mx प्लस c बताया। सो गाइस एक तरफ v है एक तरफ y है। इसके हिसाब से मैं अगर इक्वेशन को बनाना चाहूं, ध्यान से सुनना, इसको तो मैं एक साइड में रख देता हूं, ठीक है? अब सुनो, कौन सी इक्वेशन में v और i दोनों बैठे हैं इधर, ये रही। तो मुझे बताना इस इक्वेशन के हिसाब से v इक्वल्स टू में e माइनस में आई आर। बच्चों कौन y की तरह काम करेगा? v करेगा y की तरह काम, mx तो हमारा ये हो गया x। अरे ध्यान दो बच्चों, ऐसे हो सकता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। भूल गए क्या? अरे भूल गए क्या तुम? तो y भूल गए, y ये रहा, x ये रहा। स्लोप कैसा है? नेगेटिव में। स्लोप कैसा है? और स्लोप नेगेटिव का मतलब होता है ग्राफ नीचे उतरेगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर जाएगा। ये जो अलग से लिखा होता है कि y इंटरसेप्ट होता है कि y एक्सिस को कहां कट करेगी। अगर ये प्लस में है तो ऊपर कट करेगी, और माइनस में है तो, और जीरो होता y इंटरसेप्ट तो यहां जीरो से शुरू होता है ग्राफ। तो मैं बोलूंगा कि भैया इसका y इंटरसेप्ट प्लस में है तो e आएगा यहां पर, और क्या आएगा बताओ जरा? उसके बाद हमारा स्लोप ऐसे आएगा बच्चों, तो ये आएगा हमारा स्लोप, बोलो कितना? माइनस। ये ग्राफ नीचे की तरफ है। और इसको तुम लॉजिकली समझ भी सकते हो, समझने की कोशिश करना एक बार सब बच्चे। अनामिका ध्यान देखो, करंट अगर जीरो हुआ, एक बार करंट को जीरो पुट करके देखो, ऐसे क्वेश्चन आई को जीरो पुट करके देखो, v बराबर क्या आ जाएगा? E। जब इस सर्किट में करंट होता ही नहीं है तब सेल के अंदर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता भी नहीं होगा, उस वक्त पर v और e क्या होते होंगे? बराबर होते होंगे। v और e, ये बहुत जरूरी बात बोल रहा हूं रितिका, ध्यान से सुनो इस बात को मैं क्या बोल रहा हूं, कि जिस समय सर्किट में करंट की वैल्यू जीरो होती है उस समय पर v किसके बराबर होता है? E के। देख लो एक बार, करंट को जीरो रख के देखो, इसमें i को जीरो रखो, v किसके बराबर आ जाएगा? और लॉजिकल लगाना, जब तक करंट बन ही नहीं रहा तब तक सेल के अंदर कोई ड्रॉप भी नहीं हुआ। इसका मतलब जितना आपको ईएमएफ बना रहा है उतना ही आपको बाहर के क्रॉस मिल रहा है। जैसे ही करंट चलना शुरू होता है कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होना भी क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। और जितना ज्यादा हायर करंट आएगा उतना ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा अंदर? अरे यार इंटरनल रेजिस्टेंस तो फिक्स है आप लोगों का 2 ओम है मान लो। अगर करंट आया 1 एम्पियर का तो कितने वोल्टेज ड्रॉप हुई? 2 वोल्ट की, क्योंकि I इंटू आर है। अरे 2 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा यार। ये मैं मान लो 10 का है तो 10 में से कितना माइनस होएगा? 1 इंटू 2 वोल्ट माइनस होएगा। करंट सोचो 2 एम्पियर का आ गया तो कितना माइनस हो जाएगा? 4। करंट 3 एम्पियर का आ गया तो कितना माइनस हो जाएगा? 6। तो जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा उतना ज्यादा बोलो वोल्टेज क्या हो जाएगी? ड्रॉप हो जाएगी। उतनी ही आपको वोल्टेज क्या मिलने वाली है? ई से कम मिलने वाली है, ई से कम मिलने वाली, इसीलिए वो धीरे धीरे कम कर रही है। तो मेरे को एक बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इस वाले रिलेशन को लेकर पता होनी चाहिए। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर का जब ग्राफ बनाते तो ऐसा बनता है। ये बस कहना ये चाहता है कि when the current is zero, the terminal potential difference and the EMF are same. The terminal potential difference and the EMF are same. हर चीज बात समझ में आ रही है? But when the current start flowing, तो जितना करंट ज्यादा बढ़ता रहेगा उतना ज्यादा ड्रॉप आपके सेल के अंदर बनता जाएगा। जितना ज्यादा ड्रॉप होएगा उतनी आपको रिजल्टिंग वोल्टेज कम मिलेगी। समझ आया कि नहीं है? नहीं आया समझ? सबको क्लियर है? एक नेक्स्ट रिलेशन आप मुझे बताना जरा, इन दोनों के बीच का ग्राफ कैसे बनेगा, फिर हम क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। V और R के बीच का ग्राफ, V और कैपिटल R। इस रिलेशन को देख के बस मुझे बताओ कि V और कैपिटल R के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है इनवर्स, इसको फिर तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। ओम में लग रहे सारे। तो डायरेक्ट कैसे है? R अगर बढ़ेगा, कैपिटल R अगर बढ़ेगा सचिन, तो ये ओवरऑल वैल्यू छोटी होगी। अरे किसी का डिनोमिनेटर जब बढ़ता है तो वो वैल्यू क्या होती है? छोटी। अब ये छोटी होगी तो ओवरऑल डिनोमिनेटर भी क्या होगा? छोटा। तो v क्या होगा? बढ़ेगा। तो मैंने कहा कि अगर मेरा r घट रहा है, सॉरी r बढ़ रहा है, r तो ये घट रहा है पूरा वैल्यू, ओवरऑल डिनोमिनेटर घट रहा है,
तो ये बढ़ रहा है, तो आर के बढ़ने पर ये भी क्या होता है, बढ़ता है। तो आर के बढ़ने पर भी बढ़ता है। आपको समझ में आ गया मैं जानबूझकर इस वाले से इस वाले पे क्यों आया, क्योंकि जब मैं इसमें वाली बोलता ना कि आर के बढ़ने पर ये बढ़ता है, तो तुम बोलते सर ये भी तो नीचे भी तो आ रहा है, आर बढ़ेगा तो घटना चाहिए, ऊपर वाले के हिसाब से आर बढ़ेगा तो बढ़ना चाहिए। तो मैंने उस आर को एक ही आर बना दिया। कैसे बना दिया, समझ में आ गया? उसको मैंने ऊपर नीचे कैपिटल आर से डिवाइड करके ऐसा करा, जानबूझकर करा था। आपको समझ में आ गया? ठीक है, इससे हमें आइडिया लग जाता है कि अगर कैपिटल आर जितना ज्यादा बढ़ेगा, एक्सटर्नल लोड जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतना ज्यादा जो टर्मिनल आपको मिलने वाला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो उतना ही ज्यादा मिलेगा आप लोगों को। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसका ग्राफ ना मतलब डायरेक्ट आएगा, बट ये डायरेक्ट ना ऐसा वाला डायरेक्ट नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ग्राफ ना इस तरीके से आता है, वैल्यूज में इस तरीके से आता है। बस ये याद रखना है आप लोगों को, V और R का रिलेशन डायरेक्ट है, बट जो वेरिएशन आता है वो कुछ इस तरह का। अब ये था आपका पूरा टॉपिक। अब आप लोग इसको तसल्ली से 2 मिनट देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। तसल्ली से एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए इसको, फिर बात करने में आगे मजा है। बताओ भाई बताओ। में कुछ नहीं है, सिंपल सी बैलेंस कंडीशन है। नहीं, बैलेंस कंडीशन जो व्हीटस्टोन की मैंने आपको पहले करा दी थी उतना ही है बस। उसमें भी मैंने व्हीटस्टोन का क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को, बस वही करना होता है। बच्चों बातें करने का समय नहीं दिया तुम्हें। मैं जब भी बोलता हूँ 2 मिनट इसको देख लो, तुम लोग बातें शुरू करो। मतलब ठीक है, टाइम नहीं देते हैं, कराते हैं शुरू, है ना? कराओ आशीष। तो भाई क्लास, मैं जब आपको टॉपिक शुरू करा रहा हूं, मुझे आप लोगों से तीन फॉर्मूले क्लियर चाहिए। पहला, V किसके बराबर होता है, E माइनस में IR। क्या मीनिंग भी क्लियर है? E टोटल था, उसमें से IR सेल के अंदर ही ड्रॉप हो गया। सेकंड चीज, जो नेट करंट बनेगा कितना बनेगा अनुराग, E अपॉन में R प्लस R। सेकंड ये इंपॉर्टेंट है, तैयारी भाषण में यशिका। एंड थर्ड चीज क्या, या तो इसी को उसमें पुट करके ये रिलेशन बनाया, या सीधा I इंटू R करके तो लिख दिया उस रिलेशन को। ठीक है, तो वो ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। तो 3 रिलेशन समझ में आ गए, 1 2 तो ये है, और दूसरा तीसरा वाला इसी को पुट करके बनाया गया रिलेशन। समझ में आता है? चौथी चीज मैंने जो आपको बताई है, V और I के बीच का ग्राफ बताया है, और यहाँ पर V और कैपिटल R के बीच का ग्राफ बताया है। क्या समझ में आ गया आप लोगों को बात? इसमें ध्यान रखना, इसका स्लोप क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, माइनस R होता है बच्चों, नहीं आ रही बात समझे? और इसका जो बेसिकली ये तो है, V और R का स्लोप नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है बच्चों। बस V और कैपिटल R यहाँ पर डायरेक्टली वैरी करते हैं, और कैसे करते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। समझ में आ गई बात? चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को करना। क्लास चलिए आइए, ये टॉपिक है, यस, इससे पीछे ये किस्तों पे नहीं आती चीजें, फाइनेंस नहीं होती। ये टीवी दुकान में 41 जो है आप तक करवा दिया था मैंने, 41 तक। बीच में पावर के 3-4 क्वेश्चन है बस। 46 से शुरू करते हैं वापस से। चलिए जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करिए, बहुत ही सिंपल आंसर है। कह रहा है कि डीसी सर्किट के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है इनसाइड द बैटरी और आउटसाइड द बैटरी कैसी होती है? इनसाइड द बैटरी और आउटसाइड द बैटरी द डायरेक्शन ऑफ करंट इज, outside the battery the direction of current is positive to negative, and inside the battery it will be from negative to positive। बता रखे मैंने बहुत बार ये बात, सीधा। तो इनसाइड पहले पूछा है, आउटसाइड बाद में पूछा है। इतना तो आप लोग ध्यान दे सकते हो, नहीं समझे? ऑप्शन नंबर सी जा रहे हैं। चलो पक्की बात है ना? हेलो चलो नेक्स्ट। हाँ भाई inside the battery it will be from negative to positive, negative to positive, and outside the battery positive to negative। सही तो है, सी ऑप्शन आएगा। अच्छा उसके बाद क्या बोलता है, एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कैन सप्लाई मैक्सिमम करंट। एक बात बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
कैपिटल आर है, कह रहा है बताओ मैक्सिमम करंट कब विड्रॉ करेगा। एक बात खुद सोचो कि करंट का फॉर्मूला बोलो क्या है, ई अपॉन, अब मैक्सिमम होने के लिए इसको इसके वाली नीचे वाली चीज को बोलो क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। अगर उसको मैक्सिमम करना है तो, और ये मिनिमम कब हो सकती है, इनमें से कौन सी कंडीशन में, जब ये बराबर हो या ये बड़ा हो या वो आधा हो। सिंपल सी बात है, जब ये जीरो ही हो जाए, जब एक चीज क्या हो जाए बोलो जीरो, क्योंकि आपको सबको पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा कम होगा और एक्सटर्नल बोलो क्या होगा ज्यादा। तो एक्सटर्नल वाला जो रेजिस्टेंस है अगर वो जीरो ही हो जाए, क्या हो जाए, जीरो ही हो जाए, तो करंट कैसा बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। तो बच्चों नेक्स्ट डी ऑप्शन, इसका आंसर बोलो जल्दी से, 48 क्वेश्चन का आंसर बोलो जल्दी से, बोलो। एक सेल है जिसका ईएमएफ, ये देखो वही जो पढ़ के आ चुके हैं वही आपको, ठीक है। प्लॉट द वेरिएशन ऑफ वी एंड आर, वी एंड आर सिखाया था अभी, कैसा बनेगा बोलो, वी आर खत्म। नहीं है ये बात समझ में, रिलेशन पता है ना आप लोगों को कैसे बनाया मैंने, आपको पता है वी इक्वल टू बोलो क्या होता है, आई आर, ई की जगह पे क्या आ जाएगा, आर प्लस में आर, और मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके लिखना चाहूं तो उस कैपिटल आर को नीचे ले आऊंगा या डिवाइड कर दूंगा दोनों को, तो मेरा 1 प्लस में आर बाय आर, यहां से मुझे पता लगता है डायरेक्ट है, या तो ऐसे कर लो या उसमें पुट करके कर लो। निष्का क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है इसको देखो क्या बोलता है ये 49th क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है तीन आइडेंटिकल द प्लॉट ऑफ द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइडेंटिकल सेल्स। देखो ये V दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ बोलो I। अब आप लोग जानते हो कि अगर ये V है और ये I है तो ये ग्राफ ऐसा ही बनना था, इसने ऐसा ही बनाया है, और आप जानते हैं कि इसको बोलो क्या बोलते हैं, EMF। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, कह रहे ये 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, और यहां पर ये चीज 1 है, ये चीज 1 एम्पियर है, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग एक बात सोचो, वो कह रहा है कि ये एक सेल का नहीं है। अच्छा अगर मान लो नाजिया इधर, अगर ये एक ही सेल होता, कहता है एक कोई सेल है उसका V और I का ग्राफ ऐसा बना, तो बताइए उस सेल का EMF कितना है, आप क्या बोलते, 6 वोल्ट। क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि V बराबर क्या होता है, E माइनस में बोलो क्या, IR। आप बोलते हैं कि जब करंट जीरो होता है, जब करंट क्या होता है जीरो, तो V किसके बराबर होता है, E के। तो आप सीधा बोलते हैं कि करंट जीरो पर हमारा V का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो करंट जीरो पर V का वैल्यू 6 आ रहा है, तो E भी कितना हो गया, 6 हो गया। सीधा पता लग रहा है, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में। और जब आपको E मिल जाता है, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं कि कैसे हम पता लगाते हैं किसी सेल का इस ग्राफ से कि E कितना है। तो मैं बोलता हूं कि जिस समय करंट जीरो होता है तो जो V की वैल्यू होती है वही E होता है, जो V की वैल्यू होती है वही। तो मैंने बोला बंदा I इज 0, V की वैल्यू 6 है तो E भी 6 हो गया। और दूसरी बार पता क्या कर दिया करो, व्हेन V इज 0, V 0 कब होएगा, यहां पर, अरे V 0 कहां पर होएगा, यहां पर, नहीं समझ में आ रहा ना। अगर V 0 होगा तो उस वक्त पर मुझे बताओ जरा, E तो हम निकाल ही चुके हैं 6, करंट कितना है बोलो 1, इससे मेरा बोलो क्या आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा बोलो। तो ऐसे करना होता है, मैं आपको एक सिंपल प्रोसीजर बताने की कोशिश कर रहा हूं। I0 पर वैल्यू पुट करने पे V जो होता है वो E के बराबर होता है, और जब हमारा V 0 होता है उसके थ्रू हम क्या निकाल लेते हैं बोलो, इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं है मेरी बात समझ में, अब सुनो। लेकिन क्वेश्चन में एक सेल नहीं था, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि 3 आइडेंटिकल सेल सीरीज में है और फिर करंट कुछ फ्लो कर रहा है, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ ईच सेल का। ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन को देख के, क्योंकि मेरे को एक बात बताओ बच्चों, अगर 3 सेल सीरीज में है, E मान लेते हैं तीनों सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका भी R, इसका भी R। आपको लगता है कि सर अगर एक सेल होता तो मैं काम बना देता, तो यार क्यों ना आप इनको कॉम्बिनेशन करके एक बना लो। मुझे बताना जरा, अगर मैं इन 3 का कॉम्बिनेशन करूं सीरीज में, तीनों को जोड़ूं, तो आपको पता है ना ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अरे यार इसका करंट जो बनेगा, इसका करंट सब याद, मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सिखा रखा आप लोगों को। ये तीनों सेल जुड़ जाएंगे, अगर प्लस का माइनस से टर्मिनल जुड़ा हुआ है तो तीनों सेल का नेट EMF कितना बनेगा। तो मैं मान सकता हूं कि एक 3E EMF वाली EMF लगी हुई है, 3E वाली सेल है, 3E वाली सेल है। समझ रहे हो बात को, नहीं आ रहा समझ में। इस कॉम्बिनेशन से एक बना लिया, R सीरीज में, तो बोलो कितना हो गया, 3R। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस क्वेश्चन अच्छा है। अब ये क्वेश्चन में बस ये मान के चलो कि एक सेल है जिसका EMF 3E है और इंटरनल रेजिस्टेंस 3R है। अब आप लोगों को काम करना है, तो मैं कहूंगा भैया मेरे को तो रिलेशन पता है, V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस IR होता है एक्चुअल रिलेशन, यही तो होता है ना। तो मैं बोलूंगा मेरे V जो होगा, E कितना है बोलो 3E। अरे यार E बोलो कितना हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूं। E3 क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज उस सेल का इक्विवेलेंट EMF जो है वो कितना है बोलो 3E है। माइनस में करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस बोलो कितना हो गया 3R। अब मैं इस इक्वेशन से काम बनाता हूं अपना, तो मुझे बताना सर नहीं आया समझ में, सबको आगे समझ में बंसीगा। सेल अगर एक ही होता तो बोलते EMF है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तब तुम बोलता E माइनस IR। लेकिन 3 सेल को मैंने नेट बनाया तो 3E का EMF बना और 3 रेजिस्टेंस का 3R का इंटरनल रेजिस्टेंस बना। तो बताओ क्या होगा बोर्ड पे,
तो मैं बोलूंगा व्हेन करंट जीरो, चलो बोलो व्हेन करंट जीरो, आई को जैसे ही जीरो रखोगे आप लोग, आपको पता है आई को जीरो रखने पे नेट सेल 6 मिल रहा है हमें वोल्टेज, वी हमें 6 मिल रहा है, तो मैंने कहा आई जीरो पे वी हमारा बोलो कितना है 6, सॉल्व कर दो यार इससे, आई जीरो पे वी 6, तो वी को 6 रखा, वी को 6 रखा 3e, और ये कितना हो गया 0, e की वैल्यू कितनी आ गई 2 वोल्ट, कि एक्चुअली में हर एक सेल का ईएमएफ कितना था 2 वोल्ट, तभी जाके नेट सेल 6 का ईएमएफ बन रहा है, क्योंकि 3 सेल का मिला के अगर 6 बन रहा है तो हर एक का बोलो कितना होगा 2 2 होगा। लॉजिक पकड़ में आया या नहीं आया? क्योंकि जब वो बोल रहा है कि 0 आई रखने पर भी मुझे नेट ईएमएफ 6 का मिल रहा है और ये 3 सेल मिला के है, ये 3 सेल, हर्ष नहीं समझ पाए मेरी बात को, उसने क्वेश्चन में एक टर्म यूज करा है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स, 3 सेल मिला के भी नेट ईएमएफ 6 का ही बन रहा है, इसका मतलब हर सेल का ईएमएफ बोलो कितना होगा 2 वोल्ट होगा। क्लियर होगा? कुछ वैसे भी सोच सकता था बच्चा। दूसरी चीज क्या करोगे बताओ इसी के अंदर, कि व्हेन करंट इज 1 तब v बोलो कितना होता है 0। अब इस इक्वेशन में v को 0 रखो, 3e माइनस में करंट की वैल्यू 1 रखो, करंट की वैल्यू 1 रखोगे 3r आ जाएगा, तो बताओ 3r बराबर 3e और r बराबर कितना आ गया e की वैल्यू कितनी है बोलो 2, तो हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बोलो कितना है 2 ओम, कितना है बोलो, नहीं आया समझ में रितिका? देखो इस ग्राफ के जरिए हमेशा कैसे काम करना है एक बार बता रहा हूं, उसको हमेशा ही दिमाग में सेट कर लो। आई को 0 रख के v की वैल्यू ढूंढ लो, v 0 उधर हो जाता है, i की वैल्यू देख लो, एक बार हमारे को पता होता है i 0 पे v इतना है, एक बार पता होता है v 0 पर i इतना है, और v एक बार v और i को रख दोगे तो आप लोगों का मतलब i 0 होगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, e आ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, और जब v 0 होगा तो उसके जरिए बोलो क्या आ जाएगा i आ जाएगा। नहीं आई मेरी बात समझ में भाई? स्टार्टिंग में i 0 होता है, v कुछ ना कुछ होता है, तो जब i 0 होता है टर्म खत्म हो जाता है, और जो भी v होता है वो किसके बराबर होता है e के, फिर नेक्स्ट टाइम में क्या होता है v 0 होता है, तब तक e तो आ चुका होता है, तब तक e तो आ चुका होता है, तो ये आ चुका होता है, यहां से बोलो मैं क्या निकाल लेता हूं r निकाल लेता हूं, क्या निकाल लेता बोलो r, सिंपल है यार। 2 पॉइंट्स पे तुम्हें v और e पता है, 2 पॉइंट्स पे तुम्हें v और e पता है, बस उससे रख दिया बस इस क्वेश्चन में क्या एडवांसमेंट क्या थी इस क्वेश्चन में, एक सेल ना होगे कितने सेल थे 3, तो इसलिए मेरे को नेट ईएमएफ कितना लेना पड़ रहा है 3e, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस r ना लेके बोलो कितना लेना पड़ रहा है 3r, बस उसके हिसाब से मुझे कैलकुलेशन चलानी पड़ रही है, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। नहीं आया समझ में सबको? थोड़ा सा बढ़िया हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ, जल्दी से मुझे बताओ कि आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जल्दी वर्बली पढ़ के बता दो। एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल रेजिस्टेंस आर, बिल्कुल वही कंडीशन है, ई स्मॉल आर कैपिटल आर। कहते हैं ड्रॉ द प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ वी वर्सेस आर, आता है वी वर्सेस आर, वो रहा ऊपर बनाया था भाई, उससे ऊपर बनाया था, और वी वर्सेस आई नीचे की तरफ आएगा। आगे बढ़ू, ठीक है नेक्स्ट 2023 में आए थे देखो ये। नेक्स्ट बताओ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन है यार, वैसे तो यहां पर वैसे दिया हुआ है, 2 कंडक्टर्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल, पढ़ना, 2 कंडक्टर्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब रेजिस्टिविटी सेम होगी, हैविंग द इक्वल लेंथ बट ऑफ द डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 एंड A2, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ सेल। एक सेल के अक्रॉस 2 कंडक्टर को लगाया गया, ये मैंने करवा रखा है वैसे शायद, एक सेल के अक्रॉस 2 कंडक्टर को लगाया गया, ए कंडक्टर और बी कंडक्टर पैरेलल में लगाया गया, वोल्टेज दोनों के लिए सेम हो गई, वोल्टेज दोनों के लिए सेम हो गई। आगे क्या बोलता है, शो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द 2 कंडक्टर आर इक्वल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल होगी। यार सिंपल तो हो गया ये तो क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग बोलोगे ई वी टाउ बाई में क्या होता है, अब तुम मुझे बताना दोनों के लिए ई सेम होएगा, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लेंथ सेम बोली उसने, इक्वल लेंथ, टाउ सेम होगा भाई, मटेरियल सेम है बिल्कुल, और आप लोगों का वी भी सेम है, बिकॉज पैरेलल में आप लोगों को पता है कि वोल्टेज क्या होती है सेम। जब सब कुछ ही सेम है तो रेशियो कैसा आएगा 1:1, या बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आएंगी, बराबर आएंगी। सबसे नकली क्वेश्चन है, फालतू के लिए दिया हुआ, सब कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आ रही बात समझ में, अरे क्या हो गया। नेक्स्ट बताना, पढ़ो जल्दी से, जल्दी पढ़ो और बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ई आर आर, 3 चीजें पढ़ लिया करो, ई स्मॉल आर कैपिटल आर, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ वी वर्सेस आई, वी वर्सेस, सीधा नीचे की तरफ जाएगा, यूजिंग दिस प्लॉट शो हाउ द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड। कह रहे इस ग्राफ को देख के आप लोग कैसे पता लगाओगे कि इस सेल का ईएमएफ कितना है और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। तो आप लोग क्या बोलोगे, व्हेन द करंट इज 0 द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट इट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। ऐसे तो ईएमएफ पता लग जाएगा। अरे जब करंट 0 है, समझ रहे हैं बात को, जब करंट
जीरो है, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, ईएमएफ, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसके स्लोप से पता लग जाएगा। किससे पता लग जाएगा बोलो, स्लोप से, बिकॉज स्लोप इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर ही होता है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? जो पिछला क्वेश्चन था ना बच्चों, मैं आपको एक चीज और दिखा सकता हूं, अगर आप लोग थोड़ा सा समझदारी दिखा सकते हो तो। इस ग्राफ का स्लोप कितना है बताओ जरा, स्लोप y अपॉन एक्स बताता हूँ स्लोप में हमेशा, तो कितना आएगा 6/1, कितना आएगा 6 आएगा। तो स्लोप किसके बराबर होता है, आर के। तो मैंने बोला कि इसका स्लोप जो है इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है। स्लोप कितना है बोलो 6, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, उस सेल का 3R है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, सीधा 2 आ जाती। अरे इंटरनल रेजिस्टेंस आर नहीं है यहाँ पर, 3R है, 3 सेल का मिला के है, ठीक है ना। तो 3R बराबर स्लोप रखना था। वैसे भी हो रहा है बच्चों, एक बार इस पर वो देख लो और इस पर दूसरी चीज देख लो। दो कंडीशन है, I0 पर कितना V और V0 पर कितना I, सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, हर्ष नहीं आ रहा समझ में? चलो नेक्स्ट। तो मुझे लगता है 52वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए जल्दी से 53 पढ़िए, क्या बोलता है। कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन द E एंड द V ऑफ अ सेल हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस R। E और V में फर्क बताओ। E बोलो क्या है, मैक्सिमम जो पोटेंशियल कोई सेल बना सकता है वो E होता है। एंड आफ्टर द ड्रॉप इनसाइड द सेल, आफ्टर द वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल, जो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है टर्मिनल्स के अक्रॉस, वो क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो V क्या होता है, E माइनस क्या IR। ये मैं आपको समझा चुका हूं बच्चों, E हमेशा ज्यादा होता है V से। उसके बाद बस देखो खत्म होने वाला है। ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ V वर्सेस I। V वर्सेस I हो जाएगा, अरे V वर्सेस I हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई थक जाते हैं भी बोल के। अब यूजिंग द प्लॉट वन डिटरमाइन द, ये पता है आपको, स्लोप से पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द करंट वर्सेस V। करंट वर्सेस V भाई बिल्कुल सेम, फिर से चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट कुछ नहीं है यार। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, वो सेल ही है, सेल इलेक्ट्रोलाइट से ही तो बनता है। तो V और I का ग्राफ कैसा बनेगा, फिर से नीचे आप देख रहे हो कितनी बार V और I का ग्राफ, कितनी बार V और R का ग्राफ। तो टॉपिक में आप लोगों को पता कुछ है नहीं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया बस वही बार बार पूछ रहे हैं। समझ आ रहा है, कर लेंगे दोबारा से, ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्या है द टर्मिनल। ये थोड़ा सा 10th क्लास का क्वेश्चन, 10th क्लास जैसा क्वेश्चन है, मतलब ये कोई 11th 12th में देने वाला क्वेश्चन भी नहीं है। 55th का क्वेश्चन जो है ये कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ गिवन रेजिस्टर इज ऑल्टर्ड सो दैट द हीट प्रोड्यूस्ड per second increases by a factor of 9. By what factor does the applied potential difference increases? क्वेश्चन ये है कि अगर किसी सर्किट में हीट पर सेकंड 9 गुना बढ़ गई है, कितनी गुना बोलो, तो बताइए हमने वोल्टेज कितने गुना बढ़ाई होगी। ये 10th क्लास के बच्चों को आना चाहिए क्वेश्चन। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला होता है I²RT। हीट पर सेकंड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बोलो, हीट। तो चलो पहले एक बार तो इसने वोल्टेज का रिलेशन बोला है, तो मैं I को वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो तुम्हें पता है I इक्वल्स टू क्या होता है, V/R। तो मुझे बताओ जब मैं V/R रखूं तो V² बाय में R² RT आएगा, तो V² बाय में R आएगा और वो T नीचे ले आऊं तो हीट पर सेकंड आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि ये चीज ना 9 गुना होगी, ये चीज, तो सोचो ये कितने गुना करा होगा। कोई भी बच्चा सोच लेगा 3 गुना, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो, तो कह रहा है कि अगर हीट पर सेकंड 9 गुना हो गई तो वोल्टेज कितने गुना करा होगा सर, 3 गुना करा होगा। नहीं समझ में आ रही बात। करंट कितने गुना करा होगा सर, करंट भी 3 गुना करोगे अगर वो 9 गुना बढ़ रहा है तो ये तो भैया 10th क्लास में पढ़ाए जाने वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को बस दिया हुआ है ऐसे ही, ठीक है। मक्खी आ चुकी है अपने एक्शन में। नेक्स्ट पढ़ो, वोल्टेज है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, सब कुछ सारा सामान मिला हुआ है। क्या बोलता है, एमीटर की रीडिंग बताओ, सीधा बोल दो एमीटर की रीडिंग, छोड़ो क्वेश्चन वोश्चन कुछ नहीं पढ़ना। करंट की रीडिंग बताओ कितनी आएगी, E अपॉन में, मुझे बताना E कितना, 12, 2 + 4 6 हो जाएगा, 12/2 कितना आ जाएगा, ये है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं बताओ जरा, जो वोल्टेज रीडिंग आएगी V बताओ, V वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा, E माइनस IR करना होता है, क्योंकि जो इस E में से IR करके घट के आएगा बाहर उतना ही दिखेगा आप लोगों को वोल्टेज। तो मुझे वोल्टेज कितना दिखेगा, 12 माइनस में 2 गुना में 2, 8 की वोल्टेज दिखेगी। मुश्किल लगा, अब देख रहे हो समझ में आने के बाद ये क्वेश्चन कितना आसान लग रहा है हम लोगों को। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट चलो 56 क्वेश्चन। चुप नहीं हो सकता ना थोड़ी देर भी तू। 56 क्वेश्चन पढ़ लो, अच्छा क्वेश्चन है, इजीली बनेगा, देखना तुम लोग। E स्मॉल r कैपिटल R, ये 3 चीजें पकड़ के बैठा हुआ भाई। E स्मॉल r कैपिटल R सबको पता है, E इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, स्मॉल r बाहर का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल R। ड्रॉ द प्लॉट ऑफ V एंड R, V एंड R हो जाएगा, V एंड I हो जाएगा, प्लॉट कर लोगे V और R का, V और I का। उसके बाद क्या बोलते हैं आप सुन लो, कह रहा है जब R 4 ओम है, बाहर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने ओम है,
4 ओम, उस वक्त पर करंट है 1 एम्पियर। उस वक्त करंट कितना है बोलो? 1 एम्पियर। और जब मैं बाहर का रेजिस्टेंस बढ़ा के कर दूंगा 9 ओम, कितना कर दूंगा? तब मेरा करंट हो जाता है 0.5 एम्पियर। चलो ठीक है। कह रहा है मुझे ई और आर बताओ, ई और आर बताओ। यार देखो ये वो है भैया, आपका इक्वेशन बनती है ना मैथ्स में, वैसे कुछ है। आपको बोल रहे जब एक्सटर्नल आर ले रहा था, क्या एक्सटर्नल भाई? तुम सबको पता है एक्सटर्नल होता है कैपिटल आर, ईएमएफ होता है बच्चों क्या बच्चों? ई। स्मॉल आर होता है, मानते हो मेरी बात? तनीषा नहीं आ रहा समझ में? अब मुझे तुम ये बताओ, उसने बोला करंट कितना चलता है सर्किट में, बताना करंट। आपको नहीं लगता कि उसने एक बार ये देके ये दे दिया, तो जब मैं दोनों को पुट करूंगा ई और स्मॉल आर में एक इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड टाइम भी उसने ये और ये दे दिया, दोबारा से रख के ई और आर में एक और इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद तो कोई भी बच्चा मैथमेटिक्स लगा लेगा। तो मुझे बताना जरा, आई की वैल्यू 1, ई कैपिटल आर 4 जमा में आर, सही बात हो रहा है? बोलो कितना आएगा? 4 प्लस आर बराबर ई। या तो इसको बना लो इक्वेशन चाहो तो, नहीं तो आप ऐसे छोड़ दो फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, पहले सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। और बोलो इधर क्या आएगा? आई की वैल्यू रखोगे आप लोग 0.5, ई अपॉन में आर कितना? 9 प्लस में आर, क्योंकि सेल का ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं मिल सकता, ठीक है ना? अब बताओ जरा कितना आएगा? 9 को इससे करूंगा तो 4.5 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 0.5 आर बराबर में कितना बोलो? ई। सेकंड इक्वेशन होगी। अब दोनों को ई बराबर रख लो या एलिमिनेशन लगा लो, आपकी इच्छा है। तो 4 प्लस आर बराबर आ रहा है 4.5 प्लस में 0.5 आर, 4.5 में से तो जाएगा तो 0.5 आएगा, ये आ जाएगा 0.5 आर। आर की वैल्यू 1 हो, आर की वैल्यू 1 रखोगे तो ईएमएफ आ जाएगा 5 वोल्ट। मुश्किल लगा? कितना इजी क्वेश्चन है ना, और देखने में लग रहा है न्यूमेरिकल वैल्यूज कुछ ज्यादा दे रही है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट, और ये लास्ट है इस टॉपिक से, मेरे को लगता है फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा। मुश्किल लगा ये टॉपिक? बेहद आसान टॉपिक है भाई। लास्ट, कंडक्टिविटी डिफाइन करो यार, कर दोगे। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकेट होती है, ठीक है ना? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है। यूनिट भी इन्होंने पूछ लिया, हालांकि केमिस्ट्री में यूनिट हमने इसकी बहुत अच्छे से करी है। 1/रो है तो 1 ओम मीटर है, ओम ऊपर जाके पर ओम हो जाता है, पर ओम पर मीटर, साइमन पर मीटर बोल देते हैं। भूल गए क्या आप लोग? ठीक है। उसके बाद यार इस क्वेश्चन में ना कुछ गड़बड़ होती है, ये कुछ हाई करंट टू बी ड्रॉन सेफली फ्रॉम अ लो वोल्टेज बैटरी एंड अ हाई वोल्टेज बैटरी, बट कैन यू से अबाउट द इंटरनेशनल ऑफ द। वैसे कहना ये चाह रहा है कि थोड़ा सा इस तरीके से जज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि बड़ा करंट अगर मिल रहा है हमें, लो वोल्टेज बैटरी से बड़ा करंट मिल रहा है और हाई वोल्टेज बैटरी से बड़ा करंट मिल रहा है, तो मतलब हम क्या कह सकते हैं उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में? तो अगर किसी लो वोल्टेज बैटरी से हमें बड़ा करंट मिल रहा है तो तभी मिल सकता है जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो। बोल सकते हैं? नहीं आ रही बात समझ में? इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो ही मिल सकता है। और हाई वोल्टेज से तो आपको मिल ही जाएगा, जो हाई वोल्टेज से अगर आप हाई करंट की बात करें तो आपको हाई वोल्टेज पे मिल ही जाएगा। वैसे मेन इसका लो वोल्टेज बैटरी का, कि लो वोल्टेज बैटरी से हाई करंट सिर्फ एक कंडीशन में मिल सकता है आप लोगों को, जब इंटरनल रेजिस्टेंस उसका बोलो क्या हो? कम हो। तो थोड़ा सा वैसे है, थोड़ा अजीब तरीके से दिया होता है क्वेश्चन में, लैंग्वेज थोड़ा गड़बड़ है इसका, इसकी कोई टेंशन मत लेना, आएगा नहीं ऐसा। ये वाला करके बता दो यार जल्दी से। बस सर्किट में करंट बताना है। क्या बताना है? अरे यार ये तो आगे पूरी फुल फॉर्म में आ गया अभी। कह रहा है टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरीज टू द सर्किट शोन इन द फिगर इन 1 मिनट। अच्छा ये भी पूछा है, टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। ओके, तो एक बात बताओ, बैटरी या वर्क डन कितना होता है किसी भी बैटरी की वजह से? तो आप लोग बोल सकते हो VIT। आप सर VIT कैसे? अरे वो जो हीट प्रोड्यूस होती है वर्क डन के कारण ही तो होती है, आई स्क्वायर RT। पता है नहीं वाली बात? और IR को ही मैंने बोलो क्या लिख दिया? V लिख दिया, तो V और एक I बच गया तो VIT होता है। अब किसी बैटरी ने कितना काम किया वो मैं कैसे निकाल सकता हूं? तो आप बोलेंगे जितना बैटरी का बोलो क्या होता है बच्चों? EMF यानी वोल्टेज, जितना उसने करंट बनाया और कितने समय के लिए बनाया। कितने? एक बैटरी की वोल्टेज 10 वोल्ट की है, 5 एम्पीयर करंट बना रही है, 20 सेकंड के लिए बना रही है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सारा कुछ, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? आप आई स्क्वायर RT भी लगा सकते हो, डोंट वरी, यू हैव आई। अगर आप करंट निकाल लेते तो आपको आई पता लग जाएगा, RT कर दोगे, ठीक है। लेकिन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस से बढ़िया ये वाला रिलेशन ज्यादा बढ़िया है, VIT। क्या बोलेंगे? VIT। पहले सर्किट में करंट निकालो। अब अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। सारे रेजिस्टेंस किसमें है? सीरीज में। तो नेट रेजिस्टेंस बता दो सेल का कितना होगा? नेट रेजिस्टेंस R नेट जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और ये क्या है? ये 3 ओम होगा भाई, 12
ये ओम होगा, ठीक है। तो पूरा कितना हो गया 12 ओम का तो रेजिस्टर हो गया। अच्छा अब नेट वोल्टेज समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो भाई अब ये बहुत जरूरी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है वंशिका, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, क्या ये एक दूसरे की वोल्टेज को सपोर्ट करेंगे या अपोज करेंगे? अरे ये करंट बनाएगा ऊपर, वो करंट बनाएगा इधर, काट रहे हैं एक दूसरे को। अगर एक के प्लस से माइनस जुड़ाओ तो फिर ये बनाएगा उस तरफ और वो भी बनाता है उस तरफ कोई, तब जाके तो सपोर्ट करते हैं। बट अगर पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल आमने सामने होते हैं तो नेट वोल्टेज बोलो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। नहीं है मेरे पास उनमें, नहीं आई प्रियांशु? तो मुझे बताना नेट कितना आएगा बच्चों, 10 में से 4 जाएगा 6 वोल्ट। तो मुझे बताओ सर्किट में नेट करंट कितना बनेगा, नेट करंट कितना बनेगा? तो V/R होता है 6 बाय में 12, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। अब ये वैसे तो करंट तो निकाल लिया हमने, अब अगर बोलोगे ना एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय 10 वोल्ट, कितनी एनर्जी 10 वोल्ट वाले ने प्रोड्यूस करी, 10 वोल्ट बैटरी ने प्रोड्यूस करी, 10 वोल्ट बैटरी ने कितनी प्रोड्यूस करी? तो VIT का फॉर्मूला होता है 10 वोल्ट उसकी बैटरी है, 0.5 है, 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड, 1 मिनट का मतलब है, उसने 1 मिनट में पूछा था। सिंपल है ना कि 10th क्लास के बच्चों वाला क्वेश्चन, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो ये आप काटेंगे तो 300 आ जाएगा। 300 जूल की तो काम ये कर रहा है, 300 जूल का तो काम ये कर रहा है। और एनर्जी प्रोड्यूस बाय 4 वोल्ट की बैटरी, बोलो कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होगी? ये 10th क्लास वाली चीज है ये। 4 इंटू में 0.5 इंटू में 60 कर दोगे, कितना आ रहा है? 120 जूल का काम ये कर रही है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? नहीं आई ना बात समझ में? पक्की बात है। अब देख लो आप, टॉपिक खत्म हो गया, सेल इन सीरीज पैरेलल आ गया। मुश्किल लगा पहले तो मुझे बताओ, EVR मेन चीज जो समझनी थी वो क्या थी? मेन चीज थी ये जो स्टार्टिंग में कराई, और इसी के ब्याह पे मैंने आपको पूरा टॉपिक समझाया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ भाई, मुश्किल लग रही है चीज? रितिका मुश्किल लग रही है? ये तो मुश्किल नहीं होना चाहिए भाई। इससे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी मुश्किल नहीं होना चाहिए था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मुश्किल टॉपिक नहीं था। आप लोग ना टॉपिक करके पढ़ो, मुश्किल नहीं है। एकदम पढ़ने की कोशिश करोगे ना, 21 को पेपर है, 20 को बैठ के ड्रिफ्ट भी पढ़ना है, उस दिन ये भी पढ़ना है, उस दिन ये भी पढ़ना है, फिर तो लगेगा मुश्किल ना, फिर कहाँ समझ में आने वाला है? वो डर दिमाग में चल रहा होता है पढ़ने ज़्यादा। अभी टाइम है, अभी कर सकते हो आप लोग। 10 ही दिन है बस आप लोगों के पास। अब क्लियर है? ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। नहीं, पढ़ाई करो। एक दिन पहले ना बस एक नजर डाली जाती है पूरे सिलेबस पे बस। नहीं क्यों, जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है ना तो आपको बस इतना देखना होता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था, फुल वेव में क्या था, बस ऐसे पन्ने पलटने होते हैं। ये होता है लास्ट में तो बस। हाँ तुमने कुछ पढ़ी नहीं लिखा तो फिर तुम ऐसे पन्ने पलटोगे फिर तुम और जल्दी खत्म कर दोगे हाँ, तो लास्ट में तो फिर ये चलेगा। आखिरी टॉपिक बचा है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। केमिस्ट्री को निकाल लो, 10 बजे है केमिस्ट्री। कल जो एल्डिहाइड कीटोन कराया था, 2 मिनट इसको वो करते हैं, कुछ नहीं अभी करेंगे शुरू। कल एल्डिहाइड कीटोन कराया था, करा घर पे या किसी ने? कल ही तो कराया था, कहाँ से करते हैं? तो 3 दिन 4 दिन लेंगे, गैप लेंगे। कल पढ़ाया तो इतनी जल्दी थोड़ा ना कर लेंगे। याद तो होगा जो लास्ट क्लास कराया नहीं यार, ना से कल नहीं आई थी ना। कौन आगे चल रहा है भाई सही में? तो भाजपा आगे चल रही है फिर? भाजपा 44 है और आम आदमी पार्टी 25 है। दिखा ये तो अब मोदी कहां से आ जाएगा? ये तो बड़ा शॉकिंग रिजल्ट है।
यहाँ से कौन चल रहा है, मुंडका से कौन चल रहा है? औरतें ही वोट देके आई मेरे को लग रहा है ना। 2100 2500 भी। ये बात तो है। बीजेपी आएगी ना, सबसे पहले बसों में जो टिकट फ्री थी वो सब बंद होएंगी, सबसे पहले बंद होएंगी। ये जो तुम लोग बिना पैसे दिए ट्यूशन आए होते हो ना, सबसे पहले इसमें पैसे, अब ट्यूशन खत्म हो जाएगा। और कहाँ जाना चाहिए? अरे कल को कॉलेज भी जाओगे आप लोग, ठीक है, हैं? तो कैसे जाओगे? नहीं नहीं, ऐसा भी तो क्लेम सुनने में आया था कि कह रहे थे कि मेट्रो भी स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बस फ्री कर देंगे, मेट्रो को फ्री कर देंगे, हैं? नहीं तो वो तो केजरीवाल ने कहा है ना, वो तो हार रहा है वो तो हारने लगे हैं। किसी कॉलेज में कहीं तो जाओगे, गर्ल्स को तो बेनिफिट ही है। चलो कोई नहीं, 10 बजे देखेंगे कौन आगे पीछे, ठीक है? अभी शुरू करो पढ़ाई, कोई जीते, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो आ जाओ। पॉलिटिक्स के बारे में बाद में सोचना, तुम्हारा फिजिक्स का पेपर इस पॉलिटिक्स से बहुत बड़ा है, ठीक है? चाहे आम आदमी पार्टी आए, चाहे बीजेपी आए, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा फिजिक्स के पेपर से, ध्यान रखना, ठीक है? अगर तुमने नहीं पढ़ाई करी तो, इसलिए बोल रहा हूँ बोर्ड पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। और ये मान के चलिएगा बड़े टॉपिक्स में वैसे भी लास्ट टॉपिक है। इसके बाद पावर वाला वैसे टॉपिक है, और पावर ऑफ बल्ब सिखाना है। उसके अंदर चाहे आप जो मैंने क्लास में सिखाया था वो वाला कवर कर लो, इनफ है वो। मैं अगली क्लास यानी कल से आपको मैग्नेटिज्म शुरू कराऊंगा, ठीक है? और मैं थोड़ा मैग्नेटिज्म को क्वेश्चंस के डायरेक्ट क्वेश्चन से सिखाना शुरू करूंगा। टॉपिक बस थोड़ा सा बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा सीधा। उसमें कंटेंट पे हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे, फोकस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आ जाओ, बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की। तो ये टॉपिक मैंने पूरा आपको क्लास में करवाया हुआ है, पूरा टॉपिक मैंने क्लास में करवाया हुआ है। बस इसमें एक चीज़ जो हमने क्लास में नहीं करी वो मैं अब आपको करवा दूंगा। चलो आ जाओ भाई, करना जरूरी है, टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तुम्हें याद है मैंने कॉम्बिनेशन में ऐसे सिखाया था, 2 सेल्स इन सीरीज, ऐसे करके मैंने कई सारे केसेस बनाए थे। थोड़ा सा कर लेने भाई इसको, जरा बताना, 2 सेल अगर सीरीज में हो, मान लीजिए आइडेंटिकली मान के चलते हैं फिलहाल, तो एक ई दूसरा भी ई, कुछ ऐसे तो करवाया होगा। अगर 2 सेल्स बच्चों सीरीज में है इस तरीके से कि एक का प्लस दूसरे के माइनस से है, तो ऐसे में इस सर्किट की जो नेट वोल्टेज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, बोलो 2E। अरे हो जाएगी ई से ई मिलके। इस सर्किट का जो नेट इंटरनल नेट रेजिस्टेंस जो आएगा वो 2R प्लस R आएगा। कुछ नहीं याद आ रहा? और ऐसे में मैं इस सर्किट का जो करंट बोलूंगा बच्चों कितना आ जाएगा, 2E, क्योंकि ई नेट अपॉन में कुछ ऐसा मैंने बोला है, सिखाया आप लोगों को नहीं सिखाया? पक्की बात है पंचिका? नहीं आ रहा समझ में? भाई कोई खा सकता है तो यहाँ भी आ जाओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। कोई सच में खाने की क्षमता रखता है ना तो यहाँ भी आ जाओ, मैं भी बहुत परेशान हूँ। आ जाओ बच्चों, बात बड़ी सिंपल सी है। 2 सेल ऐसे पैरेलल में लगे हुए हैं,
ई और ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर और कैपिटल आर। हमें हर सर्किट के अंदर ई नेट बताना है, हमें हर सर्किट के अंदर आर नेट बताना है, हमें हर सर्किट के अंदर करंट बताना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। बात ऐसी है, क्या तुम लोगों को याद है कि जब पैरेलल में चीजें होती हैं प्रियांशु, पैरेलल में जब चीजें होती हैं तो नेट जो रिजल्ट होता है नीचे, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं कितना याद रहता है भाई, अगर ये मान लो 200 वोल्ट है तो मुझे तुम ये बताओ इसके रजिस्टर के अक्रॉस इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना कितना होगा, इसके अक्रॉस भी 200, इसके अक्रॉस भी। पैरेलल का मतलब ये तुम्हारे घर के सारे कनेक्शन पैरेलल में होते हैं, सबको 220 वोल्ट मिलता है। तो पैरेलल में सबको ना सेम टर्मिनल्स के अक्रॉस लगे हुए होते हैं, सबको जो पोटेंशियल मिलता है वो कितना मिलता है, बोलो 200 वोल्ट। लेकिन जब सीरीज में होता है ना तो वो कुछ ऐसे बढ़ जाता है, सीरीज में कुछ बढ़ जाता है ऐसे करके, है ना, कि एक को 120 मिल गया, एक को 80 मिल गया, लेकिन जोड़ के फिर भी यही आएगा। इसीलिए तो बोला था नेट जोड़ दूंगा तो इस सर्किट की नेट वोल्टेज पता लग जाएगी 2E सीरीज के केस में। और इस केस में क्या होगा, ध्यान रखना, E और E पैरेलल में है तो नेट वोल्टेज नीचे कितनी मान सकता हूं मैं, E और E जुड़ेगा नहीं पैरेलल में, तो मैं बोलूंगा इस सर्किट में नेट EMF कितना हो गया बच्चों, E, और नेट रेजिस्टेंस बच्चों कितना हो जाएगा। क्या तुम्हें पता है कि R और R अगर पैरेलल में है तो आपको पता होना चाहिए 1 बाय में इंटरनल रेजिस्टेंस का सम हो जाएगा 1 बाय R प्लस 1 बाय R, दैट इज 2 बाय R, और 2 बाय R का भी उल्टा होगा R बाय 2, क्या होगा, तो R बाय 2 प्लस में कैपिटल R होएगा। तो करंट बोलो कितना आएगा, E बाय में R बाय 2 प्लस में R। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो जल्दी मुझे बोलो। अब सुन लो फटाफट से, एन आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल, ऐसा कुछ करवाया मैंने, एन आइडेंटिकल सेल इन पैरेलल, सॉरी इन सीरीज। जल्दी से मुझे आप लोग जल्दी से इन दोनों कंडीशंस का मुझे आंसर कर दो फटाफट से। अगर मेरे एन सेल, आ गया याद, ठीक है, टॉपिक बस हमें ये हो जाएगी, हाँ हमने पढ़ा हुआ है और हमें याद भी आ रहा है, सारे सेल लगे हुए हैं, इसका आर है, इसका आर है, इसका भी आर है। थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर क्या है बोलो, मेरे पास एन सेल्स है, तो मुझे सब बच्चे बताए इसका ई नेट कितना होगा, क्योंकि मेरे पास सीरीज में सारे जुड़ेंगे तो एन सेल्स अगर सीरीज में तो बोलो कितना हो जाएगा, एन ई। ऐसे में मेरा आर नेट कितना बनेगा, क्योंकि सब जुड़ेंगे तो एन आर प्लस में कैपिटल आर। क्या किसी को कोई आपत्ति है इसमें, तो मुझे बताना जरा करंट की वैल्यू कितनी आएगी, एन ई अपॉन में। अब लेकिन इसमें मैंने आपको ना इसमें स्पेशल केस भी करवाए थे, आपको याद आए तो। स्पेशल केस क्या करवाए थे, सुन लीजिए, बड़ा आसान सा टॉपिक चल रहा है, आप लोग जानते हैं कि मैं क्या करवा रहा हूं। इसमें स्पेशल केस ये था कि मान लेते हैं अगर सबका, जैसे मान लो 50 सेल लगे हुए हैं और सबके इंटरनल रेजिस्टेंस का सम बहुत बड़ा हो गया एक्सटर्नल से, जो एक्सटर्नल लोड लगा हुआ, हो सकता है ना ऐसा, एक एक ओम मिलके 50 बार मिले तो 50 ओम हो गया, और ये कह 10 ओम का है, मान लो 2 ओम का है, तो बोलेंगे कि एनआर अगर बहुत बड़ा हो गया कैपिटल आर से, एनआर अगर बहुत बड़ा हो गया तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि बच्चों एनआर प्लस में आर, एनआर प्लस में आर नियरली एनआर बोला जा सकता है। हंसी का क्लियर है, अगर एनआर की वैल्यू कैपिटल आर से बहुत बड़ी है तो एनआर प्लस में कैपिटल आर क्या बोला जा सकता है, एनआर। तो ऐसे में मैं बोलूंगा जो मेरा करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन में एनआर, एन से एन कट जाएगा, करंट क्या आ जाएगा, इसका मतलब कि मेरा करंट नंबर ऑफ सेल के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। नंबर ऑफ सेल के मतलब तुम 50 सेल लगाओ चाहे 100 सेल लगाओ, अगर इन सबका सम जो है इंटरनल रेजिस्टेंस का इससे बड़ा है तो फिर सेल से फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा जो करंट बनेगा वो ई बाय आर बनेगा। क्या बनेगा बोलो, एक सेल का ईएमएफ डिवाइड बाय आर। मतलब बोलेंगे करंट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ, करंट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, रितिका को नहीं आ रही, ठीक है। दूसरी चीज, इफ एनआर बहुत छोटा हो जाए कैपिटल आर से, एनआर बहुत छोटा हो जाए तो मुझे बताना बच्चों जरा ऐसे में क्या होगा, फिर आप लोगों का एनआर और आर का सम नियरली बोलो क्या हो जाएगा, आर। तो मेरा जो करंट का वैल्यू आएगा वो आएगा एन ई बाय में आर, और इस समय जितने ज्यादा सेल होंगे उतना ज्यादा करंट बनेगा। और ये मैं लगता हूं पेपर में आप लोग खुद बना लोगे कंडीशन, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, आप लोग खुद सोच जाओगे पेपर के अंदर की कैसे करना है। नहीं आ रही बात समझ में, पक्का ना, एक्टिव होना भी सारे, इतनी जल्दी नहीं थकना भाई। ब्रेक दे दूंगा मैं आप लोगों को 9:45 पे दे दूंगा ब्रेक, चिंता मत करो, 15 मिनट आपको मैं फ्री करूंगा। और सुनो, खत्म हो जाएगा ये। एन आइडेंटिकल सेल इन पैरेलल, बातें नहीं अर्चित, एन नहीं इसको एम लेते हैं, एम आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल। बताना अगर एम सेल पैरेलल में है, ई फिर ई, ऐसे करते करते कितने हैं बोलो, याद तो आ गया होगा आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं।
ई ई ई, क्या हो गया? चल भाई नेट बता, भाई नेट बता। एनी एमी पैरेलल में क्या जुड़ेंगे? अगर ई है ई है ई है सबका, इसका मतलब यहां पर कितना होना चाहिए था? ई, तो नेट सेल ई ही है। और मैं बात करूं मैं आर नेट की, तो आपको पता है 1/r 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 m बार जुड़ा होगा, तो इट इज m/r, जैसे मैंने वो करवाया था अभी भी, हटो दिया सर कहीं, तो 1/r 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 m बार आएगा, तो m/r उल्टा करोगे r/m, कुछ नहीं बल्ले पड़ रहा ना क्या बोल रहा हूं, तो r/m तो उन सबका मिला के बनेगा, प्लस में r बनेगा, तो मेरा करंट का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? E अपॉन में r बाय में m। नहीं आया समझ में? पक्की बात है। अब इसमें क्या करोगे? फिर से वही केस बनाओगे, इफ अगर ऊपर वाले सबका सम, अच्छा ऊपर वाले सबका सम बोलो क्या है? r/m, क्या है बोलो? अगर ऊपर वालों का सम कहीं ना कहीं अगर कैपिटल R से ज्यादा बन गया, कैपिटल R से, अरे उन सबका सम r/m है, नीचे वाले का कैपिटल R है, अगर उन सबका इंटरनल रेजिस्टेंस का सम अगर ज्यादा बन गया कैपिटल R से, तो आपका जो करंट है वो क्या बन जाएगा? बिकॉज ऐसे में इसको भूल जाओ, तो बनेगा E अपॉन में r/m, E अपॉन में, यानी m ऊपर जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सेल की नंबर्स पे डिपेंड करेगा, जितने ज्यादा सेल होंगे उतना ज्यादा बोलो क्या बनेगा? करंट बनेगा। बात समझ में आ रही है? और अगर ऐसा हो गया, इफ अगर उन सबका सम काफी छोटा है कैपिटल R से, तो करंट कितना बनेगा बच्चों? तो हो जाएगा E/R। इसका मतलब कि नंबर ऑफ सेल के इंडिपेंडेंट हो जाएगा करंट। तो आपसे क्या पता इस बार क्वेश्चन ऐसा ही पूछ ले कि बताइए बहुत सारे सेल पैरेलल में लगे हुए हैं, कब हमारा जो करंट है वो सेल के नंबर्स पे डिपेंड नहीं करेगा? तो आप लोग बोलेंगे जब हमारे उन सबके इंटरनल रेजिस्टेंस का सम छोटा होगा कैपिटल R से। अच्छा ये बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं होगी आप लोगों को, पेपर में जब क्वेश्चन आए तभी सिचुएशन क्रिएट कर लेना, 2 मिनट में लगने आप लोगों को, ठीक है? रटने की जरूरत नहीं है इसको। पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आए तो एट द सेम टाइम आप लोग कंडीशन को ड्रॉ कर लेना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे बताओ 2 सेल सीरीज में, 2 सेल पैरेलल में, n सेल सीरीज में, n सेल पैरेलल में, कोई दिक्कत है भाई? चलो आ जाओ, लास्ट मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। बस कुछ नहीं है, इसके बाद मैं एक चीज और बताऊंगा, बस उसके बाद तुम क्वेश्चन देखना, सारे यही हैं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, अब बताना मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होगा? हर एक रो में ऐसे n सेल लगे हुए हैं। कितने सेल लगे हुए हैं? हर एक रो में ऐसे n सेल्स लगे हुए हैं, और ऐसे कितनी रो हैं? ऐसे n सेल लगे हुए हैं और ऐसे कितनी रो हैं नीचे आते हुए? m रोज है, m रोज है, ठीक है? अब नीचे कैपिटल R है, सही है? सही है। चलो बताना गीतांजलि। अरे भाई ई नेट बोलो सब बच्चे। अच्छा इस सीरीज का बोलो क्या है तनीषा? NE, अगले वाले का भी NE, इससे वाले का भी NE, सबका NE, तो नेट सेल भी NE ही मिलेगा भले m रोज हो, तो बोलो क्या बोलेंगे? NE। उसके बाद आप लोग R नेट क्या बोलोगे? R नेट क्या होगा? बिकॉज एक सीरीज का है NR, क्या है बोलो? और अगली का भी NR, अगली का भी NR, तो आप लोग बोलोगे जो 1/R आएगा वो आएगा 1/NR, 1/NR, ऐसा कितनी बार होएगा बोलो? m टाइम्स, क्योंकि m बार जुड़ेंगे 1/R 1/NR, तो बोलो क्या आ जाएगा? m बाय में NR, और मेरा जो R नेट आ जाएगा वो आ जाएगा NR बाय m। क्या आ जाएगा बोलो? NR बाय m प्लस में बोलो क्या? कैपिटल R। और मुझे बताओ ऐसे में मुझे करंट कितना मिलेगा बच्चों? NE अपॉन में NR बाय m प्लस में कैपिटल R। अच्छा ये वाले याद करो, इस वाले के लिए आप लोगों को बिल्कुल भी कोई केस बनाने की जरूरत नहीं होती है, इसको सीधा ऐसे ही बस याद रखना होता है। हाँ बस एक चीज बोली थी कि ये सर्किट करंट मैक्सिमम कब प्रोड्यूस करता है? जब सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस का सम किसके बराबर होता है? याद आ रहा है? कुछ ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने कि ये सर्किट अपना सबसे बड़ा करंट कब प्रोड्यूस करता है? जब इसके इन सब का सम उसके बराबर होता है। नहीं आ रहा याद? ऐसा कुछ लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? दिस सर्किट प्रोड्यूस मैक्सिमम करंट, ऐसे लिखवाया होगा, व्हेन सम ऑफ ऑल इंटरनल रेजिस्टेंसेस, जब सारे इंटरनल रेजिस्टेंस का सम किसके बराबर होता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के।
और मुझे बताना सारे इंटरनल रेजिस्टेंस का सम कितना है, बोलो। NR बाय M बराबर होगा कैपिटल R के। उस समय पे सर्किट अपना मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस करेगा। बस ये कंडीशन डायरेक्टली याद कर लो। क्या तुम्हें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल टॉपिक समझ आ गया है? अगर आ गया है तो बस मैं एक बात और जोड़ूंगा, उसके बाद तुम क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, जो बताया है बस यही है, ठीक है। अब क्वेश्चन वो आखिरी बात समझो जो हमने पहले नहीं पढ़ी हुई है। ये चीज़ हमने पहले नहीं पढ़ी हुई बच्चों, इसलिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। ज़्यादा देर के लिए नहीं, मुश्किल से 15-20 मिनट के अंदर ही सारा खत्म होने वाला है, ठीक है ना। चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। तो भैया आ जाओ। अब आप लोगों ने अभी जितने भी क्वेश्चंस करे थे उनमें सारे सेल्स कैसे थे? आइडेंटिकल थे। सबका ई में बोलो कितना था? ई था, है ना। मान लो कि अगर मैं आपसे बोलूं 2 सेल सीरीज में, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है, एक E1 है एक E2 है, कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ये आपको इजी लगेगा, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। हाँ भाई आशीष, इस सर्किट का नेट ईएमएफ कितना होगा? E1 प्लस E2। अरे वो E और E मिलकर 2 ही हो गया था, ये E1 प्लस E2 हो जाएगा। चलो नेट रेजिस्टेंस बताओ कितना आएगा? अच्छा इसका R1 इसका R2 लेते हैं, सॉरी। तो बोलो क्या आएगा? ठीक है। करंट कितना हो जाएगा? मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत आई होगी, इसमें आती भी नहीं है। अगला सुनो, अब सुन लो भाई। सीबीएसई ने बहुत बहुत बार इस कंडीशन को देने की कोशिश करी, कई बार, और आपको जो सिखाऊंगा उसको बस ध्यान से सुन लेना, काम बन जाएगा। क्या है वो सुनो। आप लोगों को अब भाई एक्टिव रहना अगले 5 मिनट, नहीं तो फिर आपको ये मुश्किल लग जाएगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। इसका E1 है, इसका E2 है। कुछ देख रहे हो कंडीशन कैसी है? 2 सेल आप लोगों के सीरीज में ना होके किसमें है? पैरेलल में है। और इस बार वो दोनों सेम नहीं है। रितिका, पिछले वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए सारे के सारे। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक मैंने 5 वोल्ट की बैटरी और एक 7 वोल्ट की बैटरी को सीरीज में लगाया। सीरीज वाला समझो, 5 वोल्ट और 7 वोल्ट। नेट सेल कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट। 5 और 7 को सीरीज में लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 12। मेरी बात को अच्छे से सुन लो हर्षित। 5 और 7 को अगर तू सीरीज में लगाएगा तो तेरा नेट जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा तेरा? 5 और 7 को सीरीज में लगाएगा तो कितना होगा? 12। अगर मैं तेरे को ये कहूं कि मैंने 5 और 7 पैरेलल में लगा दिए तो अब कितना होगा? ये तो देखा नहीं हमने कंडीशन, अब तक नहीं देखा ना हम लोगों ने पैरेलल में। हम तो पैरेलल में सेम ही पढ़ते आ रहे हैं आज तक। तो ऐसे में सुन लो, मैं आपको बता देता हूं, जो ऐसे में ई नेट मिलता है, जो ऐसे में ई नेट मिलता है, हम इसी सेल का समझेंगे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का आपको पता है, अगर आएगा तो बाद में जोड़ देंगे, छोड़ो। ई नेट जो होता है ना, वो होता है E1 को हमें R2 से मल्टीप्लाई करना होता है, E2 को R1 से, और डिवाइड बाय में R1 प्लस। मेरी बात को अच्छे से सुन लीजिए। ऐसे में अगर एक 5 वोल्ट है एक 7 वोल्ट है, अगर तो वो सीरीज में है, अगर तो वो सीरीज में है, सीधा 5 और 7 जुड़ के 12 हो जाएगा। 5 और 7 जुड़ के कितना हो जाएगा? 12। अगर वो दोनों पैरेलल में है, एक E1 और एक E2 पैरेलल में, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, तो आपको कैसे नेट ईएमएफ पता लगेगा कि नेट कितना ईएमएफ ये पैदा करेंगी दोनों मिलके? 7 और 5 मिलके 12 करेंगे या कितना करेंगे? तो सीधा होता है E1 को मल्टीप्लाई करो R2 से, E2 को मल्टीप्लाई करो R1 से, डिवाइड बाय क्या करो? R1 प्लस R2 करो। लेकिन ये आया कहां से वो भी देखते हैं। अच्छा ऐसे में क्या चीज? नहीं वो तो है, लेकिन वो बताते हैं उसका। अच्छा अगर एक बात, तो अगर मैं बात करूं आर नेट की, सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस नेट कितना बनेगा? तो आप लोग जानते हो कि 1/R1 प्लस, अगर मैं एक्सटर्नल लोड को नहीं ले रहा हूं तो मैं बोलूंगा 1/R1 प्लस 1/R2, और R1 R2 ऊपर जाएगा और R1 प्लस R2 आएगा। 2 सेल अगर सीरीज में है। अभी चाहो तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं करना चाहते तो इसका भी एक्सटर्नल लोड हटा दो, सिर्फ ऐसे ही समझ लो कि अगर 2 सेल हमारे, सुनो 2 सेल अगर हमारे सीरीज में है तो बताओ ई नेट कितना पैदा होएगा? E1 प्लस आर नेट कितना पैदा होएगा? समझो ए बातें मत करो बिल्कुल भी, इस टॉपिक में बात मत करो बिल्कुल भी, बता रहा हूं गड़बड़ करोगे और यही सबसे ज्यादा आर्क है, सबसे ज्यादा ये आर्क है। अब अगर मान लो नेट करंट निकालना होगा तो एक्सटर्नल लोड देगा तो बस आर जोड़ दूंगा, कैपिटल आर जोड़ दूंगा और दिस बाय में कर दूंगा R1 प्लस R2 प्लस में आर। रितिका बात समझ में आ रही है? अब अगर मेरे 2 अलग अलग ये बैटरी वाली ईएमएफ जो है, अलग अलग ईएमएफ वाली बैटरीज पैरेलल में लगी हो तो नेट ईएमएफ उस फॉर्मूले से दिया जाता है, नेट रेजिस्टेंस निकल जाएगा R1 R2 अपन में R1 प्लस R2। लेकिन वो कैसे आया ऊपर वाला आपको पता होना चाहिए, प्रूव करना चाहिए। कैसे करें उसको?
कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा? ऊपर वाले को कैसे प्रूव करें? देखो मैं दिखाता हूं। एक्चुअली में आप सबके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि पैरेलल में दोनों के पास अलग अलग वोल्टेज हो सर्किट में। देखिए बच्चों, दोनों के पास ना अलग अलग ईएमएफ हो सकती हैं, वोल्टेज तो दोनों के पास अभी भी, दोनों का टर्मिनल पोटेंशियल तो अभी भी बोलो क्या आएगा, सेम। अब आप कहोगे सर वो सेम कैसे आ सकता है? अरे यार आपको क्या पता है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल आता है वो क्या आता है, ई माइनस आई आर, ई माइनस। अब तुम सोचो ना यार, इसका जो V आएगा, ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसके अक्रॉस जो V आएगा वो कितना आएगा, E1 माइनस में I1 R1 जो उसमें से करंट जा रहा है, और इसके अक्रॉस जो आएगा वो भी कितना आएगा बोलो, E2 माइनस। ये दोनों बराबर आ सकते कि नहीं आ सकते? अरे दोनों बराबर आ सकते कि नहीं आ सकते? समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक्चुअली में जो आप लोगों ने पढ़ा है ना कि पैरेलल के अंदर जो मुझे वो सेम मिलता है दोनों के अक्रॉस, वो क्या होता है, V होता है। क्या होता है बोलो? तो दोनों के अक्रॉस जो V होगा वो क्या होगा, सेम होगा। E1 E2 अलग हो सकते हैं बट दोनों का V बोलो क्या आएगा, सेम, क्योंकि V आता है E में से IR ड्रॉप करके, E में से IR, तो दोनों में से जब E में से IR ड्रॉप होगा तो नेट शेल V बोलो क्या मिलने वाला है, सेम। तो कहानी हमारी कभी गलत नहीं थी, हमारी कहानी बिल्कुल सही थी वहां पर। अब लेकिन करना कैसे वो सुनो भैया। इसको आप ऐसे समझो कि मान लो कि इस बैटरी से करंट I1 निकला, क्योंकि एक बात तो पक्का सबको पता होनी चाहिए कि पैरेलल के अंदर करंट दोनों ब्रांचेस के अंदर अलग अलग होता है, ऊपर अलग जाता है। अरे नहीं आ रहा है भाई समझ में आशुतोष, पैरेलल के अंदर करंट अलग अलग जाता है कि नहीं जाता? तो I1 I2 आएगा, यहाँ पर बोलो कितना आएगा, I, सर्किट से घूम के वापस कितना आएगा बोलो, I। अरे ऐसे ही तो कुछ पहुंचेगा, ऊपर I1 जाएगा, नीचे बोलो कितना जाएगा, I2। अच्छा आप सब बच्चे मुझे बताना जरा, मैं ऊपर वाले से V कितना बोल सकता हूं, V। मैं ये पहली कंडीशन तो बोलूंगा कि मेरा I किसके बराबर है, पहली कंडीशन तो ये, सारा कुछ मैं इससे बनाने वाला हूं। पहली कंडीशन है कि I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2। दूसरी बात, इससे जो V आने वाला है, इससे जो V आने वाला है, ध्यान देना, जो ऊपर वाले से V आने वाला है वो कितना आने वाला है बोलो, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके अक्रॉस कितना आएगा बोलो, E1 माइनस में I1 R1। नहीं आएगा समझ में? यहां से बताओ कितना आएगा, इसके अक्रॉस कितना आएगा, इसके अक्रॉस V बराबर कितना आएगा बोलो, E2 माइनस I2 R2। और क्यों मैं दोनों को V ही लिख रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि भैया V तो क्या आएगा, सेम आएगा, पैरेलल का केस है। अरे नहीं आ रहा समझ में आ रहा, क्लियर है? अब बताना जरा, मेरे को I बराबर I1 प्लस I2 लिखना है, तो मैं यहां से I1 निकालूंगा, देखना क्या करूंगा। I1 यहां से कैसे निकलेगा, I1 R1 बराबर E1 माइनस V, और बताना जरा I1 कितना आ गया, सुनते चलिए बस, ठीक है? ठीक है, खुशी नहीं आ रहा समझ में? इधर से बताओ I2 निकालो, I2 बोलो कितना आएगा, I2 आएगा, R2 कर दूं सीधा, ठीक है? अब I1 भी आ चुका है, I2 भी आ चुका है, उसको वहां पर पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। तो पुट इन फर्स्ट, ये आना चाहिए, ड्राइव आ चुका है सीबीएसई में 3 से 4 बार। तो मुझे बताओ I बराबर कितना आएगा, वी नो दैट इट इज I1 प्लस, और मुझे बताओ I1 कितना, I2 कितना, कोई दिक्कत लग रही है? कोई दिक्कत यहां तक किसी को लग रही है? अब देखना मैं क्या करने वाला हूं। क्या मैं तुम लोगों से एक बात कर सकता हूं कि जैसे दो मेरे पास ईएमएफ्स हैं, अरे सुन लो, इस सेल के इस वाले कॉम्बिनेशन के अंदर दो बैटरीज लगी हैं, E1 और E2, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और R2, लेकिन एक बात पक्की है, इस सेल का जो V नेट होगा इस सेल के E नेट माइनस में जो इसमें करंट होगा और R नेट इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, मुझे बस ये बताओ, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? तो बस मैं किसी भी तरीके से इसका ना V एक्सट्रैक्ट करता हूं, यहां से V को निकालने की कोशिश करता हूं। बताओ V कैसे निकलेगा? I बराबर में अगर मैं यहां से E1 बाय R1 प्लस में E2 बाय R2 को एक साथ कर लूं, और बोलो क्या बनेगा, माइनस का V बाय R1 और माइनस का V बाय R2, दोनों का अगर मैं माइनस V कॉमन ले लूं तो बोलो अंदर क्या बचेगा? किसको नहीं आया समझ में स्टेप? E1 बाय R1 अलग कर दिया, E2 बाय R2 अलग कर दिया, माइनस का V निकाल के 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा मैं कर क्यों रहा हूं ये सारी चीजें, सुनते रहो बस। बताओ I कितना आ जाएगा, यहां पर एलसीएम ले लो, बोलो कितना आ जाएगा, R1 R2, इधर बोलो कितना आ जाएगा, E1 R2 E2 R1, और माइनस में V, यहां पर बोलो कितना आ जाएगा, R1 R2 R1 प्लस R2। कोई दिक्कत है? किसी बच्चे को प्रॉब्लम है कुछ? बोलो भाई। अगर मैं उसको इधर लिया हूं माइनस वाले को, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं V वाले को इधर ले आता हूं, V वाले टर्म को, हो रहा है V वाले टर्म को इधर ले आता हूं, बोलो क्या बनेगा,
अरे देखो देखो बस ड्राइव एक बार देखना इसका, E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 R2 और मैं माइनस का I उधर ले गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं जानबूझकर वैसा इक्वेशन क्रिएट करना चाह रहा हूं, V बराबर में E नेट माइनस में I R नेट। तनीषा इधर बताओ V कितना आ जाएगा। अब ये सारी जो चीज है इसको उधर ले जाओ, तो उधर लेके जाऊंगा तो बोलो क्या होगा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो। अगर मैं इस पूरे को उधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, तो R1 R2 ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा और R1 प्लस R2 नीचे आएगा। तो जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो R1 R2 तो इस वाले का तो कट जाएगा। इसका पता क्या आ जाएगा, E1 R2 E2 R1 डिवाइड बाय, समझना मेरी बात को, और I के साथ में क्या आएगा, R1 R2 अपॉन में, ध्यान से देखो इसको, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या कर दिया लास्ट में, अरे यार आप जैसे मर्जी करिए, आप एलसीएम लेके कर लीजिए, R1 R2 नेट एलसीएम ले लीजिए, या R1 R2 वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर R1 R2 कट जाएगा, कट जाएगा, फिर R1 प्लस R2 इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। या सीधा इसको ऊपर और उसको नीचे लेके आके दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही रिजल्ट आएगा। इसको ध्यान से देखो, तो ये सर्किट की नेट वोल्टेज है, ये सर्किट का बोलो क्या है, नेट करंट है। तो मुझे बताओ V इज इक्वल टू में रीड आउट करो, E माइनस आई आर होता है, E माइनस, तो इस सर्किट की नेट वोल्टेज जो है ये क्या होगा बताओ जरा, नेट ईएमएफ होगा। नेट क्या होगा, माइनस में आई इंटू में क्या होगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो अगर मैं बोलूंगा कंपैरिजन से कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं, कंपेयर विद V इज इक्वल टू E माइनस में क्या बोलो, IR, तो इस सर्किट का नेट ईएमएफ बोलो कितना आ गया, इस सर्किट का नेट ईएमएफ बोलो कितना आ गया, E1 इंटू R2 E2 इंटू R1 अपॉन में बोलो क्या, कोई नहीं, और अरे कोई नहीं रहने दो, बंद तो नहीं करा ना, कैमरे भी बैठ गई है। क्लास देखो, टॉपिक यार ऐसे मत करो, ये टॉपिक ही एक ऐसा टॉपिक है जो लास्ट में थोड़ा सा दिक्कत करेगा आप लोगों को, और लास्ट तक आते हैं आप फिर लूज पड़ जाते हो हमेशा। मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं कि अगर दो सेल्स सीरीज में है तो नेट ईएमएफ सीधा जुड़ता है E1 जमा E2, कोई टेंशन ही नहीं होती इस तरह के, इसके अंदर इजी लगता है बिल्कुल। रेजिस्टेंस होता है R1 जमा R2, लेकिन जब दो पैरेलल में होती है ईएमएफ क्या होती है बोलो, तब वैसे तो पहले कंडीशन याद करो, ड्राइव तो मेरे को पता है आप लोग निपटा लोगे जैसे जैसे करके, कंडीशन याद करो। अगर मेरे पास दो सेल्स हैं पैरेलल में लगे हुए तो नेट ईएमएफ कितना बनता है बोलो, एक के ईएमएफ को दूसरे के रेजिस्टेंस से, दूसरे के ईएमएफ को पहले के रेजिस्टेंस से डिवाइड बाय बोलो क्या, R1 प्लस R2। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आप सबको पता है, अरे पैरेलल में सॉल्व करना आता है, 1/R1 प्लस 1/R2 करोगे यही आएगा। लेकिन मैं बात कह रहा हूं कि वो आया कैसे, अगर उसको ड्राइव करने को बोल दिया कि कैसे इसका नेट ईएमएफ आया तो कैसे करोगे, तो आप लोग क्या बोलोगे, उस ब्रांच से कितना करंट आया I1, इस ब्रांच से कितना आया I2, और दोनों को मिला के नेट सर्किट में कितना जाएगा I। तो एक तो I बराबर बोलो क्या है, I1 जमा I2। दूसरी बात, हर्ष दूसरी बात, उस ऊपर वाले सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और इस वाले सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा पैरेलल की वजह से बोलो कैसा आएगा, सेम। तो मैंने बोला इसका जो V आएगा E1 माइनस I1 R1, उसका जो V आएगा E2 माइनस I2 R2, दोनों का V बोलो क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने बस यहां से क्या करा, मैंने यहां से I1 को एक्सेप्ट करा, यहां से मैंने बोलो किसको एक्सेप्ट करा, I2 को, और I1 I2 की वैल्यू मैंने वहां पर जाके पुट कर दी, I1 I2 की वैल्यू मैंने वहां पर जाके पुट कर दी, ये पुट कर दी भाई। अब यहां से मैंने E1 बाय R1 प्लस में E2 बाय R2 अलग करा, और माइनस का V अपॉन में R1 प्लस में R2 को मैंने बोलो क्या करा, अलग करा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया इस तरीके से, V वाली पूरी टर्म को उधर ले आया, I वाली टर्म को उधर ले गया, और सब कुछ उधर ले आके एडजस्ट करके पता लगा ये तो V है तो ये पक्का E होगा, और माइनस में I इंटू में ये क्या होगा, R होगा। तो इस सर्किट का नेट ईएमएफ ये हो गया, इस सर्किट का नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया। भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से मुझे इसका आंसर करके बताना, लिखना जरा आंसर, इसका आंसर लिखो। फाइंड नेट ईएमएफ करना।
करना। दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस 4 और 1 है, और एक की 10 वोल्ट है और एक की 5 वोल्ट है। तो आपको नेट ई में बतानी है इसकी, नेट इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। करंट में नहीं पूछ रहा हूं, जल्दी बताओ। फर्स्ट वाला तो हो ही जाएगा। नीचे ये 5 है भाई। हाँ ठीक है, कुछ पल्ले पड़ा। अच्छा बताना, ये टॉपिक नहीं आएगा समझ में आप लोगों को? ये टॉपिक मेन में इन्हीं दो के लिए करवाना था एक्चुअली। पहले वाला मुझे पता है, हमने करा हुआ, आता होगा आप लोगों को। रितिका, इसकी नेट वोल्टेज कितनी है? इसकी इसकी नहीं कर रही ना सॉल्व, कुछ भी नहीं करा ना कुछ भी। इसकी क्या होगी? ये तो आसान सा है, 5 और 10 नहीं मिलाना आता, 15 होगी। आर नेट कितना आएगा इसका? आर नेट 3 ओम आएगा, 15 और 3 आएगा। अच्छा अगर मान लो इसमें करंट पूछता, हर्ष अगर इसमें करंट पूछता तो बाहर का लोड भी देता। अब बाहर का लोड इसने दिया हुआ मान लो 3 ओम या 4 ओम, तो वो और जोड़ देता मैं, और फिर ई बाय आर कर देता। ई बाय, समझे नहीं भाई? एक्सटर्नल लोड दे देगा तो वो भी जोड़ना पड़ेगा, और बाद में करंट होता है ई बाय में आर। नहीं आया ना समझ में? मैं बात ही नहीं कर रहा फिलहाल, उसकी कंफ्यूजन क्यों करनी है। इस सर्किट का नेट ईएमएफ, सब बच्चे अगर पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता सीधा लगाओगे, E1 को R2 से, E2 को आएगा, देखना इस बार ये क्वेश्चन, E2 को R1 से, तो बोलो कितना आएगा? 10 को करूंगा 1 से, 5 को करूंगा 4 से, और दोनों को जोड़ूंगा तो 5 आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस 5 आएगा, तो 30 बाय में 5, 6 वोल्ट। देख रहे हो? देख रहे हो? 10 और 5 मिला के 15 नहीं बना, इधर कितना बना? मात्र 6 बना। कैसे निकला वो समझ में आ गया? इसका ड्राइव बस याद कर लेना आप लोग, बस ये मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। और बताओ जरा, जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? R1 R2 अपॉन में, या आप निकाल लो 1/R1 प्लस 1/R2, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो बोलो कितना आएगा? 4 गुना में 1 डिवाइड बाय 5, 4/5 यानी 0.8 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा सुन लो, बार बार बोल रहा हूं, क्या पता है इस साल पेपर के अंदर ये आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे दे रहा हो तो कि नीचे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दे दे। अगर नीचे उसने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दे दिया तो आपका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा दिस प्लस में वो वाला,
और फिर करंट कितना आ जाएगा, जो भी ये 6 आया अपॉन में जो भी दोनों को मिला के आया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से तो नहीं टेंशन है ना भाई, कोई नहीं आ रहा समझ में कृति? तो मुझे तुम ये बताओ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल वाले टॉपिक में तुम लोगों को क्या इशू आ रहा है? क्या दो, अरे यार ए भाई रुक जाओ यार, रुक जाओ, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आइडेंटिकल सेल सीरीज में हो, आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में हो तो कर लेते हो, जब अलग अलग वोल्टेज वाले सेल सीरीज में और पैरेलल में आ जाए तो कैसे करना है, क्लियर हुआ कुछ? ठीक है, बस 5 मिनट में दिखाऊंगा आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, फिर आप लोगों को फ्री कर देंगे। यहां से शुरू होते हैं सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। पहले ये वाला क्वेश्चन नहीं, पहले यहां दिखना शुरू करो। पहले तुम ये वाले करके दिखाओ मुझे, जैसे वैल्यू वाला है, देखो ए बताना इसका आंसर, सीधा बता दो। ये प्लस है, ये प्लस है, अगर दोनों के प्लस से प्लस जुड़े हुए हैं तो ये अपोज करेंगे। हर्ष और आर्यन क्या चल रहा है? 200 और 10 है, तो 200 और 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 210 नहीं होएगा, 190 होएगा, 190 होएगा। और वोल्टेज कितनी बोलो, सॉरी रेजिस्टेंस कितना? 38। तो करंट कितना आएगा? 190/38। 190 बाय, आप 210 नहीं लेंगे, कितना लेंगे? 190, क्योंकि प्लस से प्लस जुड़ रहा है तो माइनस भी हो जाती है वोल्टेज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे नहीं आया समझ में? अगर यही होता कि इसका नेगेटिव इधर होता पॉजिटिव इधर होता, मैं 210 की वोल्टेज मानता। समझ में आ रहा है क्वेश्चन करना? ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है यार, कुछ भी नहीं है। चलो बोलना जरा इसका। कह रहा है 2 है, एक 1.5 एक 2, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रहे, पैरेलल में कनेक्टेड है। अभी करवाया क्वेश्चन, अभी करवाया क्वेश्चन। अरे 2 अलग अलग वोल्टेजेस वाली, 1.5 वोल्ट और 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दाने इक्विवेलेंट सेल का, कर लोगे? चलो नेक्स्ट बताओ। 2 सेल है E1 E2, दोनों के R1 R2 है, एक्सप्रेशन बनाओ इक्विवेलेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। बोलो क्लियर है कि नहीं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में E1 E2 को लगाया तो रिजल्टेंट वो बताओ E नेट और R नेट। अभी तो ड्राइव करवाया आप लोगों को, वो ड्राइव करना है इसके अंदर, नहीं आ रहा यार समझ में? पक्की बात है। अगर वो दोनों सेल आइडेंटिकल है तो क्या होगा? आइडेंटिकल में तो बच्चों आप लोगों को आता ही है, आइडेंटिकल में तो आप लोगों को आता ही है ना। अरे नहीं आ रहा यार समझ में, नहीं आ रहा। कह रहे 2 सेल E1 E2 R1 R2 पैरेलल में, देखो फिर दोबारा दिखा आप लोगों को कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, इसका ड्राइव करना है। फिर पढ़ो, ये तो हमने करा हुआ, ये गलती से इन्होंने पिछले वाले पार्ट का दे दिया। E R और कैपिटल R, आपको V और R के बीच में और V और I के बीच में ग्राफ बनाना है, आता है? अरे नहीं आ रहा समझ में भाई, पक्की बात है? पक्का? अच्छा, उसके बाद कह रहे 3 सेल, सुन लो, 3 सेल ईच ऑफ EMF E बट इंटरनल रेजिस्टेंस 2R 3R और ये कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, पैरेलल में सेम EMF वाली लगी हुई है, सेम EMF वाली लगी हुई है, देखो तो सही, सेम EMF वाली, तो रिजल्ट भी कैसा आएगा? सेम ही आएगा, E आएगा। क्या आएगा बोलो? E आएगा। कुछ नहीं आ रहा समझ में? अरे अगर E पैरेलल में लगे हुए तो नेट रिजल्ट क्या आएगा? E ही आएगा। हाँ, E1 E2 लगे हुए हैं तो फिर आपको पता है E1 R2 E2 R1 तब जाके आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस उन लोगों का उनका अलग अलग है, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलो क्या क्या है? 2R 3R और 6R, तो पैरेलल में क्या 2R 3R 6R आपको सॉल्व करना नहीं आता? आता है कि नहीं आता? अरे ऐसे जबरदस्ती वाला हाँ मत करो। अरे यार ये मक्खी तो बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। चलो सुनो, ओए बस, तो मुझे बताओ जरा, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप लोगों को सारे? ये हो गया खत्म। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना चाहोगे? एक क्वेश्चन है बस, 59, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अंडर व्हाट कंडीशन विल द करंट इन अ वायर बी द सेम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल ऑफ द n आइडेंटिकल सेल्स ईच हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस R एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R? अब वो समझ नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। कह रहे किस कंडीशन पर अगर मेरे n सेल सीरीज में लगे हो,
सुन लो, अच्छा क्वेश्चन है। मेरे n सेल क्या लगे हो बोलो, सीरीज में लगे हो n सेल विद ईच हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल R। तो जो करंट ये बनाएगा, कह रहे कि अगर मैं इन सबको पैरेलल में भी लगा दूं, अगर इन सबको बोलो समझो, n सेल को मैं पैरेलल में भी लगा दूं, इन्हीं n सेल्स को मैं, ये भी n सेल्स हैं, पैरेलल में लगा दूं, और इसने जो करंट बनाया अगर वो भी सेम बनाया तो अंडर व्हाट कंडीशन बनाएगा? सुन लो मेरी बात को, क्वेश्चन ये है कि n सेल सीरीज में लगाओ या n सेल सीरीज में लगाओ या n सेल किस में लगाओ, पैरेलल में लगाओ। अगर ईएमएफ सबके सेम है, एक्सटर्नल लोड सेम है, इंटरनल सेम है, तो बताओ करंट किस कंडीशन में सेम बनेगा? तो सबको याद है इसका करंट कितना होता था, याद है? चलो इसका करंट बताओ कितना होगा। अगर ये सीरीज में था तो करंट बोलो कितना होगा, NE, बहुत बढ़िया, NR प्लस में R, बहुत बढ़िया बच्चों। इसका करंट कितना आएगा बोलो, क्योंकि ई भले ही n बार हो लेकिन नेट ई में तो ई आएगा, और 1/r n बार आएगा तो n/r, और उल्टा करोगे तो बोलो क्या, r/n प्लस में r। अब उसमें बोला कि क्वेश्चन उसमें nr बड़ा होगा तो ne/r हो जाएगा, कैपिटल R। इसमें जब अरे क्वेश्चन सिंपल सा ये है, उसने ये बोला है दोनों में करंट सेम बन रहा है तो किस कंडीशन में बनेगा? तो इसका करंट बना लिया, इसका करंट बना लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसका करंट उसका करंट है बोलो क्या सेम है? तो NE अपॉन में ये बराबर है। नहीं आई मेरी बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? रितिका नहीं आई? तो बोल रहे किस कंडीशन पर दोनों सेम करंट बनाएंगे? तो हमने कहा सेम करंट रख के देख ले, कंडीशन निकाल लो। नाजिया नहीं आया समझ में ये? उसने बोला कि किस कंडीशन पर ये दोनों सर्किट सेम करंट बनाएंगे, तो मैंने कहा सेम करंट बनाएंगे जब ये बराबर होंगे, और ऐसे में कंडीशन निकाल लो, इसे ही कट गया, क्या हुआ? हाँ तो वो तो मैं इधर करूंगा ना, तो n इंटू में r/n प्लस r बराबर में nr प्लस r, बताना कितना आएगा? n से n कट जाएगा, इसका r प्लस में बोलो कितना, nr, फिर कितना बोलो, nr प्लस में r, बताना कितना आ जाएगा? nr में से r घटा दो, nr में से r घटा दो, r कॉमन ले लो, n-1 r कॉमन ले लो, बताओ क्या हो गया? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे भी पहुंच जाते हैं। चलिए ये अच्छा रिजल्ट आया है कि अगर मेरे n सेल सीरीज में हो, मेरे n सेम सेल्स पैरेलल में हो, अगर वो दोनों सेम करंट बना रहे तो ऐसा सिर्फ तभी होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है सेल का वो किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल के, तब दोनों सेम करंट बनाएंगे, चाहे इनको सीरीज में लगाओ चाहे पैरेलल में लगाओ। समझ आया या नहीं आया? आंसर का नहीं आया लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में? अच्छा तो आप लोगों ने देखा MTG के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए थे, ये तुम लोगों को लास्ट वाला टॉपिक मुश्किल लगा या क्लियर हो गया? ये पागल हो गया वो कब? तुम तो चुप ही रहो। तो मुझे बच्चों प्लीज देखो, अब तुम लोग ध्यान से एक चीज देख लो, बस 2 मिनट की बात है, फिर मैं कर रहा हूं। आप लोगों ने स्टार्टिंग से जब इस चैप्टर को करना शुरू किया, सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को बोलो क्या है, यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सा टॉपिक है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान से देखो, आप लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सारे क्वेश्चंस थे, क्लियर है? इसके बाद यहां तक आप लोग सारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी करते हो, ये सारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी 30 तक करते हो। आप भी ऐसे ही तैयारी करेंगे घर पे कि 30 के 30 क्वेश्चन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बनाएंगे। फिर आपको याद है रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर मैंने कराया था, कंडक्टर्स का, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है और सेमीकंडक्टर की घटती है। फिर मैंने एक फॉर्मूला भी करवाया था, R2 इक्वल टू में R1 प्लस में R1 अल्फा डेल्टा टी, वो याद रहेगा आप लोगों को? ठीक है। उसके बाद ये पावर वाली चीज मैंने आप लोगों को नहीं करवाई है, वीडियो से कर लीजिए, मैंने लास्ट का 10th क्लास में करवाया था, पावर वाला सारा मुद्दा समझाया था मैंने। हालांकि बस 3-4 क्वेश्चन हैं, आप लोग ट्राई करके देखिएगा, नहीं आ रहे मुझसे पूछ लेना, लेकिन फिर दोबारा से मैंने आपको यहाँ से करवा दिया। 3 से 4 क्वेश्चन को छोड़ के देखो, बस ये देखो, यहाँ से लेके बस यहाँ तक 3 ही क्वेश्चन है, बल्कि उसके बाद फिर दोबारा शुरू कर दिया। ये क्या था आज का टॉपिक? ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का फर्क क्या होता है। तो V क्या होता है? E माइनस आई आर। याद है V क्या होता है? E माइनस आई कितना बनता है? E अपॉन में R प्लस R, और उसी को पुट करके हम एक नई इक्वेशन भी बनाते हैं। नहीं आ रही बात? हमने 3 चीजें करवाई, 3 इक्वेशन। दूसरी बात, V और कैपिटल R के बीच का ग्राफ और V और कैपिटल I के बीच का ग्राफ, एक का ऐसे बनेगा और एक का आपको पता है ऐसे जाएगा, और उसके ऊपर हमने सारे क्वेश्चन बहुत इजीली बना लिए थे। लास्ट जो मैंने आपको करवाया टॉपिक आज का, वो क्या था बोलो? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जब सेल कंबाइंड होते हैं, अगर मेरे आइडेंटिकल सेल्स कंबाइन होते हैं सीरीज में या पैरेलल में, आपको करना आता है,
और अगर आइडेंटिकल ना हो, अलग अलग हो, तो दो ही सेल की बात करेगा, E1 E2 सीरीज में, E1 E2 पैरेलल में। सीरीज में जुड़ जाएंगे, पैरेलल में E1 इंटू R2 प्लस में E2 इंटू R1 बाय में R1 प्लस R2 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वाले जो क्वेश्चन थे वो यहां तक थे, E और V वाले, और फिर ये सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल के आप क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। सारे क्वेश्चन बड़े इजीली हो रहे, 4-5 क्वेश्चन है बस मुश्किल से, लेकिन टॉपिक वही वाला पैरेलल वाला आपको दिख रहा है, बार बार इसमें आ रहा है। और उसके बाद बच्चों किरचॉफ से मेजर तौर पे चैप्टर खत्म हो चुका है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी रह गई है। क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं करना आएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या किरचॉफ नहीं हो पा रहा आप लोगों से? क्या आप लोगों से क्लास रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के जो न्यूमेरिकल थे और उसके जो ग्राफ वाली चीजें वो समझ में आ रही? तीसरा टॉपिक ये था। चौथा टॉपिक आप लोगों को क्या है? ई और वी के बीच का डिफरेंस। और पांचवा टॉपिक बोलो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। मेन तौर पर जो चीजें हैं वो बस यही थी जो मुझे लगती हैं। कोई नहीं, इसको बंद करके चलाते हैं, फिर दोबारा से बंद करके चलाते हैं। तो घर पे भाई ये टॉपिक पढ़ लो जाके। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, 9 नंबर का चैप्टर है, बिल्कुल भी नेग्लिजेंस मत करो इस चैप्टर की। दूसरा क्या करोगे आप लोग? रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। इसमें क्या क्या है? थ्योरी भी है और मतलब ग्राफ भी है और न्यूमेरिकल भी है। इसके अंदर ग्राफ भी है और इसका न्यूमेरिकल भी है। तीसरी चीज मैंने आप लोगों को क्या करवाई है? किरचॉफ्स। चौथी चीज क्या करवाई है? बातें मत करो। चौथी चीज मैंने आप लोगों को क्या करवाई है? V एंड E के बीच में जो डिफरेंस होता है, V इक्वल टू क्या बोलो? E माइनस आई आर वाले टाइप के जो क्वेश्चन है, V इक्वल टू में E माइनस आई आर। और लास्ट मैंने आपको करवाया वो क्या बोलो? पेपर में क्वेश्चन इन्हीं में से ही किसी से आने वाला है, चिंता मत करिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? थोड़ा घर पे जब पढ़ो तो करंट चैप्टर से किरचॉफ्स के मैंने उसमें जो क्वेश्चंस करवाए थे ना, उसको एक बार फिर से देख लेना। पहले वाले कराए थे, उसमें मैंने एक अलग से क्वेश्चन करवाए थे, 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हो, मैंने करवा रखा उस वक्त पे, तो उसको देख लेना एक बार घर पे, ठीक है? वो वीडियो पिछले वाली देख लेना किरचॉफ्स की, तो उसमें आ जाएगा। पावर वाला जो टॉपिक है वो वहाँ से कवर कर लो। तो कुल मिला के चैप्टर खत्म हो गया है। कल से हम क्या शुरू करेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी मैं आप लोगों को चौथा चैप्टर कराऊंगा। और पढ़ के आ सको तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लास में समझाऊंगा चीज़ें, ठीक है? मैं क्वेश्चन शुरू करा दूंगा, लेकिन करंट चैप्टर कर लोगे। अब आज की क्लास में जो 2 टॉपिक करवाए हैं वो क्लियर हुए हैं? पक्का बताओ। V और E का डिफरेंस क्लियर है और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आ जाएगा। आशीष, बनेगी बात या नहीं बनेगी? कुछ हुआ प्रोडक्टिव नहीं? ठीक है, अब क्लास को रोकते हैं और 10:10 पे शुरू करते हैं केमिस्ट्री को, ठीक है? आप लोगों का ब्रेक है 15 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक है जो बोला था।